तो आपके जहन में गलत गुमान आना शुरू हो गया कि शायद यहाँ चाय पी गई है। असल में ये डिपेंड करता है आपकी उस दिक्कत पे। इससे पीछे जो क्लास आई या उससे पीछे जो आए, उस वक्त तेज़ बारिश थी, वो बड़े मुश्किलात से लड़ झगड़ के आए। उनमें से कुछ बच्चे भीगे हुए भी थे। वो जब कमरे में पहुंचे तो पहली दफ़ा उन्होंने कहा सर एसी बंद कर दें। ठीक है, यानी कि वो उनको उतनी ठंड लग रही थी। अब वो बच्चे उस टाइम पे बारिश वाले उसमें, अब तो जैसे जैसे हर अगले गुजरते आधे घंटे एक घंटे के बाद पानी उतना ही खुश्क होता चला जाता है, उतनी ही रास्ते की मुश्किलात भी आसान होती चली जाती हैं। तो हुआ ये कि जो पिछली दो क्लासेस जिस टाइम पे आई, ये काफ़ी पुरानी बात हो रही है, मतलब ये बात हो रही है 3:15 बजे के आसपास की, 3:15 भी नहीं 2:30 बजे की बात हो रही है ये। तो 2-2:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब वो जो बीलो वाले बच्चे थे और 2:30 बजे के करीब जो ऑडिट वाले बच्चे थे, वो टाइम था जिसमें उन्होंने आने के लिए काफ़ी दिक्कत की थी और सड़कों पे पानी से लड़ते हुए वो कॉलेज तक पहुँचे थे। ठीक है, आप लोग अब आए हैं शाम के वक्त, जब सड़कें क्लियर हो चुकी हैं, जब पानी कम हो चुका है। तो ऐसे में ना एक कॉन्सेप्ट होता है साबकून अव्वलून का। वो जो शुरू में आने वाले हैं, वो बरगजीदा लोग जो कि उस टाइम पे मेहनत मुशक्क़त करके पहुँचे और उन्होंने क्लास अटेंड की, तो उन बच्चों को चूँकि उन्हें सर्दी लग रही थी इसलिए कि वो बारिश में भीगते हुए आए थे, तो उन बच्चों ने फिर चाय पी। लेकिन उन बच्चों के 2-2.5 घंटे बाद आने वाले बच्चे जो कि बिल्कुल भी भीगे हुए नहीं थे, जिनको बारिश ने तकलीफ़ नहीं दी, हाँ रास्ते में पानी ने उन्हें ज़रूर परेशान किया। तो बारिश वाले दिन पानी मसला करता है, पानी का होना मसला करता है, पानी का ना होना मसला करता है। इसका मौसम से ताल्लुक़ नहीं, इसका किस्मत से ताल्लुक़ है। ये मसला आपके साथ कभी भी हो सकता था। हॉस्टल में पानी की अनअवेलेबिलिटी, तो इसका तो मतलब बारिश से ताल्लुक़ ही नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर बारिश हो रही थी तो लाइट गई हुई थी, लाइट गई हुई थी तो घर बैठ के पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, तो हम घबरा के घर से निकले कि चलो कॉलेज जाके पढ़ लेते हैं। तो कॉलेज तो आप अपने फ़ायदे के लिए आए, फिर आपने सोचा आप आए हुए हैं तो क्लास में भी चले जाते हैं, तो आप लोग क्लास में आ गए। आए बहुत मुश्किल से। देखिए मुझे बिल्कुल यकीन करें इस वक्त आप पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। वो बच्चे जिस हालत में आए थे, जिस तरह से थे, उनको देख के उन पर तरस आ रहा था। तो मसला चाय पिलाने ना पिलाने का नहीं है, मसला ये है कि आप मतलब फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर ना। तो आप तो अभी एक भाई ने कहा बाहर से जाके कपड़े गीले करके आ जाते हैं ताकि जो है ना, क्या करेंगे चाय पी के, क्यों पियेंगे चाय, दिल भी नहीं कर रहा पता है आपका चाय पीने का। एवं बस ये है कि चूंकि क्लास में कप रखे नज़र आ गए क्लास में, तो इसका मतलब है कि यहाँ चाय पी गई होगी। ठीक है, तो अब इसको सोच के आपके दिल में एक गुमान सा बनना शुरू हो गया कि चाय पी लेते तो बड़ा मज़ा आ जाता। काफिरों की प्रोडक्ट है, बाहर से इंपोर्ट होके आती है, यहूदी कंपनियां ऐसे बना रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादातर कंपनियां जो दूध के डब्बे बना रही हैं, उनके कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनीज मुल्क से बाहर हैं। सारा बाइकआउट आप जो है वो बस एक ही जगह पे जाके कर देते हैं। तो इस वक्त बाइकआउट करें, चाय का बेहतरीन बाइकआउट किया जाए। चाय की रिप्लेसमेंट में जो भी चीज़ हो, बात यह है कि यहूदी प्रोडक्ट्स तो हर तरफ है। इसका मतलब है कि हमारा ईमान जजमेंटल है। हम जो है वो जहाँ दिल मानता है वहाँ पे हम बाइकआउट कर लेते हैं, जहाँ दिल नहीं मानता वहाँ नहीं करते। जहाँ हमारे पास सस्ती बोतल अवेलेबल थी अल्टरनेट के तौर पे, हमने कहा हम बाइकआउट करेंगे, जालिम लोग हैं, हम उनकी बोतल नहीं पियेंगे, हम ये वाली बोतल पियेंगे क्योंकि वो सस्ती थी। होटलों ने रेट वही आज की महंगी बोतलों की और देनी शुरू कर दी सस्ती बोतलें कि जी हम इनका बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन जो दवाइयाँ यहूदियों ने बनाई, जो सॉफ्टवेयर यहूदी ने बनाए, हम ऑनलाइन क्लासेस जिन सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, जिन पोर्टल्स के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं, सारा निज़ाम ही ऐसा है कि हम लोगों ने माशाल्लाह कुछ भी नहीं किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। ये एसी यहूदी कंपनियों के हैं, एसी बंद कर देते हैं। प्रोजेक्टर यहूदी कंपनी का है, लैपटॉप यहूदी कंपनी का है, ये डिवाइस यहूदी कंपनी की है, ये माइक, ये माउस, इस पर लिखा है मिनीसो, जापानीज़ कंपनी, वो तो और यहूदी से भी आगे ख़तरनाक हो गए।
क्या क्या करें? तिब्बत साबुन जो है ना, लेकिन मतलब बहरहाल इस टाइम पे मैं क्लास में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का जिक्र कर रहा था, आप बहुत दूर तक निकलते चले गए। तो पॉइंट ये है कि जाहिर है हम इस टाइम पे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके पास जो बॉल पॉइंट्स हैं उनमें से शुक्र है कुछ बॉल पॉइंट बनाने वाली कंपनी यहाँ की हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स भी बाहर से आते हैं। तो इस सारे दुखी इन्वायरमेंट में चाय जैसी बात सोचते हैं, कितनी गलत बात है, कितनी खतरनाक बात है। इतने पक्के होके बैठे हुए हैं, बनती होती तो ज़रूर मिल जाती। बिस्किट कह दिया बस, अब मैं नाराज़ हो गया, अब चाय भी ख़त्म। अब जो है ना, ये जो है ना, मैं चाय के बारे में सोच लेता, लेकिन जब आप लोगों ने जो है ना गलत फरमाइश कर दी, वही वाली बात है ना, जो सीधे हैं उसको जो है वो आप दीवार में ठोकते जा रहे हैं, और जो टेढ़ा है आपने कहा छोड़ो यार, ये तो टेढ़ा है, इसको क्या कहना। वो क्या है? ये वो बंदा है जिन्होंने आदत पड़ी है चाय पी है। अच्छा, वो कह रहे हैं बिस्किट का, उन्होंने कहा है जिन्होंने ऑडिट की क्लास में चाय पी और अब वो इस क्लास में बैठ के जो है ना चाह रहे हैं कि उन्हें बिस्किट मिले। तो वही बात है, आपके चेहरों को देख के मुझे कहीं से भी गरीब बच्चों वाली फील नहीं आ रही, कहीं से भी मजलूम बच्चों वाली फील नहीं आ रही। आपको अगर देख के लगता है कि आप बहुत ही परेशान हाल बच्चे हैं तो चलो ठीक है, चाय पिला दी जाती। आपको देख के लगता है आप बहुत बारिश से भीगते आए हुए हैं, आप ठिठर रहे हैं सर्दी से, घुटने घुटने तक पानी खड़ा हुआ है। हमने कहा था सेशन के स्टार्ट में कि इस सेशन के बीच में अचानक से कभी बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हुई होंगी, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हों और घुटने घुटने पानी हो और आप बाहर से भीगते हुए आ रहे हो और क्लास में बैठे हुए आपको ठंड लग रही हो, तो उस टाइम पे मुझे ज़रूर परेशानी होगी और मैं आप लोगों को चाय पिला दूंगा। लेकिन मेरा ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स तो वैलिड ही नहीं हुए, ना पानी घुटने घुटने तक खड़ा हुआ। कॉलेज के सामने, पहले तो कॉलेज के अंदर भी पानी आ जाता था ना, कॉलेज के सामने, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त भीगने वाली, सर हम भीगे थे अब तक खुश्क हो गए। तीसरा ठंड लगने वाली बात, सर ठंड लग रही है, देखिए एसी बेशक बंद करा दें बंद, अगर करा दें चाय दे दो, गर्मी से बह जाना है, ठीक है। तो शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे आप डिजर्व नहीं करते थे, तो अगर अभी आप चाय पियेंगे तो वो सिर्फ प्योर एक अच्छाई होगी हमारी तरफ से, यानी कि आप वो हम उस वादे या अपनी लीगल ऑब्लिगेशन के तहत चाय नहीं पिलाएंगे। तो अगर आपको बाकी बच्चों को चाय पीने की वजह से आपके अंदर एक एहसास कमतरी सा डेवलप हो रहा है कि सर ने बाकियों को चाय पिलाई, हमें क्यों नहीं पिलाई, ये और बात है कि वो बेचारे मुश्किल में थे, आप उतने मुश्किल में नहीं हैं, तो थोड़ा सा कंपेयर ज़रूर करें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चाय पीने से आप अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो फिर ठीक है, फिर चाय आ गई तो लेक्चर मेरे पसंद के टाइम पर ख़त्म होगा। फिर जो है ना, मतलब वो क्या है, खिलाता है तो वो खिलाता है तो जो है पढ़ाता भी है। तो ठीक है, सही है। फिर हम एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं और एहतियातन एक दो तीन इजाफी बच्चों का मार्जिन रख लेते हैं जो कभी भी अचानक से आ जाएं, या इनमें से कोई मैसेज कर दे ऊपर लाइब्रेरी बैठे बच्चों को कि यार सारे इमोशनल हो चुके हैं, तुमने कहा था नहीं पिलाएंगे चाय, वो पिलाने लगे हैं, जल्दी से आ जाओ। तो अब आपको जो बच्चा अब कहीं बाहर से आके किसी के पास आके बैठे तो उसको कहना है कि तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, तुमने देर कर दी आते आते, जो जल्दी आए थे उनके लिए चाय है। और जब चाय वाला आए तो उस वक्त आपने बताना है कि ये वो शख्स है जो लेट आया था, इसको चाय नहीं मिली। क्योंकि असल में चाय का प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि हम कहें अच्छा 2 बच्चे और आ गए चलो जल्दी से और चाय ले आए, क्योंकि चाय ने बनना है। तो अभी जितने हैं उससे 2-3 का मार्जिन एहतियातन ऊपर रख लें, ठीक है। चलें जी, चाय का ऑर्डर हो गया, अब अल्लाह करे हमें टाइम पे चाय मिल भी जाए इंशाअल्लाह ताला। सर अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है। क्या अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं? अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने कहा था, और ऐसे में जो लोग आज नहीं आए उन्हें हम सड़ाएंगे, ठीक है। अगर वो आज आए होते तो आज उन्हें चाय मिल रही होती, आज वो बारिश की वजह से घबरा गए तो जो नहीं घबराए उनको चाय मिल गई। और क्या हमारे पास यहाँ बैठी खातून सेम वही हैं? नहीं, आप तो नहीं थी, कल आप थी नहीं, पिछली क्लास में आप थी। इससे पहले कमती लॉ में यहाँ को और खातून नहीं होती थी, आज वो खातून नहीं आई, तो वो तो फिर इनाम उनका तो माइनस हो जाएगा। या इनाम था 80% ऑफ द टाइम, किसी और को उठा, ठीक है।
चले नहीं, असल में रूल ये था कि जो अगर खातून यहाँ पे 80% ऑफ द टाइम यहाँ बैठी रही और उन्होंने पूरा सेशन हमें इसमें हेल्प की, तो हमने उनके लिए एक रिवॉर्ड सोचा हुआ था। तो वो अभी एक दिन से मेरे ख्याल में 80% वाला रूल वॉलेट नहीं होता, लेकिन अगर 2 छुट्टियाँ हो गई तो 12 में से 2, फिर भी 80% तो हो ही जाएगा। तो 3 छोड़ने पे मसला होगा। तो अगर अगले 2 दिन तक वो खातून ना आई तो फिर उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो हमने सोचा हुआ है। डन हो गया। मैंने बताया शायद पिछली क्लास में, इधर नहीं बताया, तो बस ठीक है, उनको पता लग जाएगा ना जिनको रिवॉर्ड मिलना है। अगर रिवॉर्ड बता दिया तो रिवॉर्ड के लालच में यहाँ बैठ के अगर हेल्प की तो फिर क्या हेल्प की। मज़ा तो तब हो ना कि एक नेक नियति से कि हाँ भाई सर को ज़रूरत है, सर पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे बड़ी हेल्प हो जाती है जब लाइट्स कंट्रोल की जाए। तो अगर मैं पहले दिन ही बता देता ये रिवॉर्ड है तो फिर तो लड़ाइयाँ हो रही होती कि हमने इधर बैठना है, तो फिर वो क्लास की बेहतर तरसील की लेना होती, वो एक पर्सनल लालच हो जाता। तो इसलिए रिवॉर्ड का जिक्र किया था लेकिन बताया नहीं था क्या है। वो आखिरी दिन इंशाल्लाह ताला कल या परसों इंशाल्लाह उसका तस्करा कर देंगे कि वो रिवॉर्ड है क्या। तो हम लोगों को कंपनी समझ आ गई, कंपनी लॉ समझ आ गया, कंपनियों की कैटेगरी समझ आ गई, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है समझ आ गई, शेयर कैपिटल के मसले क्या हैं, शेयर कैपिटल इशू करने के लिए जनरल पब्लिक को ऑफ़र कैसे देते हैं वो समझ आ गया, लोन्स वगैरह किस तरह से इशू करते हैं उसके ऊपर बात हो गई, कंपनी डिविडेंड किस तरह से देती है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है, और अगर कोई रिलेटेड पार्टीज या अपने आपस वाले लोगों के साथ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है वो कैसे होती है, और कंपनी बंद कैसे होती है वो समझ आ गई। अब ये 3 दिन हमारा टारगेट है मैनेजमेंट समझने का, कंपनियां चलती कैसे हैं। ये तो हमने बाय द वे डिफरेंट इश्यूज की बात की। कंपनियां कैसे चलती हैं, कंपनियां या मेंबर्स चलाते हैं या डायरेक्टर्स चलाते हैं। मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, अपनी मीटिंग में कुछ फैसले करते हैं और उन फैसलों पे कंपनी के एम्प्लॉइज़ अमल पैरा हो जाते हैं। और सम टाइम डायरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं और वो अपनी मीटिंग में फैसले करते हैं, फिर वो कंपनी को अपने तरीके से चलाते हैं। तो इंतज़ामिया असल में मेंबर्स नहीं होते, इंतज़ामिया कौन होते हैं, डायरेक्टर्स। तो चैप्टर 3 और 4 डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स पे बात करेगा, तो वो ज़रा बड़े चैप्टर है चैप्टर 3, जिसमें बहुत डिटेल से हम बात करते हैं कि इंतज़ामिया क्या है। कल वो हाफ चैप्टर करेंगे और परसों हाफ, यानी कि उस चैप्टर को, वही चैप्टर है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़े होंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टारगेट है थोड़ा सा तगड़ा टारगेट है, दैट इज़ मेंबर्स क्या कर रहे होते हैं, मेंबर्स मीटिंग में कैसे इकट्ठे होते हैं। तो इस चैप्टर का बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी अजम्पशन ये है कि इस चैप्टर में हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेंबर्स बात कर रहे होंगे। पहले एक ओवरऑल मैप समझेंगे और उसके बाद सारी बातें हम मेंबर्स की करना शुरू कर देंगे। तो उस मैप को देखने की कोशिश करते हैं। 3 प्रेस कर दें ज़रा, जज़ाकल्लाह। चैप्टर 8 मीटिंग्स, ये हमारी किताब के इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। किताब में बोर चैप्टर्स भी हैं, कुछ में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में क्रैमिंग ज़्यादा है। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें लॉजिक भी है, क्रैमिंग भी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोर्शन में चैप्टर 3 काफ़ी भयानक है, काफ़ी लंबा चौड़ा सा, तो लोग उससे अक्सर घबरा जाते हैं। तो जब 8 भी अच्छा तैयार ना और 3 से आप घबरा गए हो तो इसका मतलब आपने पेपर में 25, 26, 27 नंबर का अपना मार्जिन लूज़ कर दिया। तो ये चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है तैयारी करते वक्त। जब हम मीटिंग्स की बात करते हैं तो एक कंपनी में मीटिंग्स 2 लेवल्स पे हो रही होती हैं, या डायरेक्टर्स लेवल पे या मेंबर्स लेवल पे। जो डायरेक्टर्स लेवल की मीटिंग है वो फर्दर 2 लेवल पे हो रही होती है। अगर सारे डायरेक्टर्स को बुलाएं तो वो बोर्ड मीटिंग कहलाती है, और अगर एक डायरेक्टर की किसी सिलेक्टेड कमेटी को, किसी खास ग्रुप को बुलाएं तो वो कहलाती है कमेटी मीटिंग। कंपनी में जितने भी मामले होते हैं, जो कुछ भी करना होता है वो डायरेक्टर्स ने करना है ज़्यादातर। अब डायरेक्टर्स हर काम सारे के सारे मिलके नहीं करते, उन्होंने अलग अलग कामों के लिए कमेटी बनाई हुई होती है, और कमेटी जो फैसला करती है वो सारे डायरेक्टर्स और सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ऐसे है जैसे पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए कि अगला इस्लामिक महीना शुरू हुआ है या हुआ। गवर्नमेंट से मुराद है हमारे असेंबली मेंबरान की जिम्मेदारी है। उन असेंबली मेंबरान ने क्या किया, ये जिम्मेदारी डेलीगेट कर दी। वो सारे लोग जिनकी नज़रें कमज़ोर थी और जिनकी एज 70-80 से ज़्यादा थी, उन सारे लोग इकट्ठे किया और उनकी एक कमेटी बना दी जिसको कह दिया रुयत हलाल कमेटी। तो ये कमेटी के चंद मेंबरान इकट्ठे होंगे और ये फैसला देंगे, लेकिन इनका फैसला गवर्नमेंट का फैसला माना जाएगा। डायरेक्टर्स भी ऐसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए 2 डायरेक्टर कमेटी बना दी, अब के लिए 3 डायरेक्टर्स की कमेटी बना दी, कंपनी के लीगल केसेस को देखने के लिए 3 डायरेक्टर्स की कमेटी बना दी। वो क्या करते हैं, कंपनी के कामों को डिवाइड करके डायरेक्टर्स को डिफरेंट तरह की कमेटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे ICAP अपना काम कर रहा होता है, लेकिन क्या करता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड एक अलग कमेटी है जो उसके मामलात को देखती है।
जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की अलग से कमेटी है, जो इनकी डिफरेंट तरह के अफेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेशन है उसकी एक अलग से कमेटी है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह और उसमें हेल्प कर रही है उसकी डेवलपमेंट में और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ अपना फीडबैक दे रहे हैं वो अलग कमेटी है। तो इदारा सम टाइम अपने टास्क डिवाइड कर देता है कमेटियों में। तो अगर डायरेक्टर्स ने अपने आप को डिफरेंट कमेटीज़ में डिवाइड किया हुआ है तो जब कमेटी के मेंबर मिलेंगे तो ये कमेटी की मीटिंग कहलाएगी और इसका फैसला डायरेक्टर का फैसला माना जाएगा। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग दो लेवल पे है, या सारे या कमेटी। सारे लोग इकट्ठे हों तो बोर्ड मीटिंग कहलाएगी और अगर वो सिलेक्टेड डायरेक्टर्स कमेटी वाले इकट्ठे होंगे तो वो कमेटी मीटिंग। अब इस साइड पे आते हैं, मेंबर्स की भी मीटिंग दो तरह की होती है, जनरल मीटिंग्स, क्लास मीटिंग का मतलब हम सारे मेंबर्स को नहीं बुला रहे, किसी खास क्लास ऑफ मेंबर्स को बुला रहे हैं। याद है एक कंपनी में कई काइंड्स के शेयर कैपिटल हो सकते हैं और हर काइंड में अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। तो हो सकता है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही हो सकता है सिर्फ कैटेगरी बी शेयर्स वालों की मीटिंग हो रही हो। तो अगर किसी खास कैटेगरी ऑफ मेंबर्स को बुलाएंगे तो वो क्लास मीटिंग, और अगर सब मेंबर्स को बुलाएंगे जनरल मीटिंग। यहां तक मजे की बात यह है कि दिस चैप्टर डोंट डील्स विद क्लास मीटिंग्स, कमेटी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। इस चैप्टर में जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने पलट के ये नहीं पूछना सर हम डायरेक्टर मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, क्लास का जिक्र कर रहे हैं या किसका जिक्र कर रहे हैं। हम हमेशा जनरल मीटिंग का जिक्र कर रहे होंगे। एक आध जगह जहां किसी और मीटिंग का तस्करा है तो किताब खुद बता देगी, लेकिन इस चैप्टर की प्राइमरीली जो अजम्पशन है वो क्या है, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग तीन तरह की होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो इस चैप्टर में पहला जो यूनिट है वो बताएगा ये डिफरेंट तरह की टाइप ऑफ मीटिंग्स क्या हैं और इसमें क्या हो रहा होता है। फिर एक सेकंड यूनिट आ जाएगा जो मीटिंग के मिसक्लेनियस रूल्स हमें बताने की कोशिश करेगा कि मीटिंग में ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। डायरेक्टर्स के साथ क्या होता है, जनरल मीटिंग को चेयर करते हैं चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इनका चेयरमैन होता है ना वही इनकी मीटिंग को चेयर करता है। डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं मीटिंग अटेंडी के तौर पे, यानी कि मेंबर्स की जो मीटिंग है उसमें डायरेक्टर अगर आ रहे हैं तो वो एक इंतजामिया की तरफ से आ रहे हैं, बट मेंबर के तौर पे नहीं आ रहे। अगर डायरेक्टर खुद मेंबर भी हुआ तो ठीक है वो वोट डाल सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टर सिर्फ एक डायरेक्टर है तो वो सिर्फ इंतजामिया के तौर पे आया है, इस मीटिंग के मामलात को वो इंटरफेयर नहीं करेगा और जो मेंबर्स फैसला कर रहे हैं वो डायरेक्टर उसको फॉलो करेगा। तो अब सवाल ये है कि ये तीन तरह की मीटिंग्स की हैं और इसमें क्या हो रहा होता है। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। तीन तरह की मीटिंग पे जिक्र करते हैं, यहां पे हमें 1 भी ऑफ करके देखते हैं, कुछ ना कुछ काम बन गया। मुझे लग रहा है कि 2 भी ऑफ करना पड़ जाए, उससे बेहतरी होती है। देखें 2 वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 2 ऑन कर लें। तीन तरह की मीटिंग्स। अब सबसे पहले हम एक बड़ी डिबेट करेंगे, ये तीन तरह की मीटिंग्स को आपस में कंपेयर करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन आई कि अपने की है स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर जी। तो अभी 2 ऑफ करने से क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन टेबल फिर भी नहीं पता लगा था। ये असल में एक टेबल बना, लेकिन हमें टेबल नजर नहीं आ रहा। 2 से आ गया था या आ जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? आ गया था। देखिए जरा 2 ऑफ करके, मुझे इतने करीब से नजर नहीं आ रहा तो आपको पता नहीं कैसे नजर आ रहा हो। ठीक है जी, 2 दोबारा से ऑन करते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अब समझना ये है कि ये मीटिंग्स क्यों हैं, कब हैं, किस तरह से हो रही हैं। किताब में ये टेबल इस तरह से नहीं है। किताब में 3 अलग अलग सेक्शंस हैं तीनों मीटिंग्स के ऊपर। तो होगा ये कि हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करते करते इन 2 पे टाइम लगाएंगे और फिर जब इसके अंदर एंटर होंगे तो फिर हम इससे रिलेटेड सेक्शन के ऊपर भी बात कर देंगे। अब इन तीनों मीटिंग्स में क्या फ़र्क है। जनरल मीटिंग का मतलब होता है जब सारे मेंबर्स को बुलाया जाए। तो ये तीनों ही जनरल मीटिंग की किस्में हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और किसकी किस्में हैं ये, जनरल मीटिंग की, यानी कि मेंबर्स की किस्म है, मेंबर्स की मीटिंग की किस्म है। अब अगर आप पूछें सर इनमें 1 लाइनर डिफरेंस बताएं तो मैं आपसे कहूँगा जिंदगी की पहली और एक दफ़ा होने वाली मीटिंग को स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। हर साल होने वाली सालाना मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। और इन 2 से हटके जब जब मेंबर को कभी भी किसी अहम इशू पे इकट्ठा होना पड़े उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। ये बात समझ आई। अब क्या क्या है, क्यों क्यों, कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नोटिस,
तीनों तरह की मीटिंग में आपने कम से कम एक नोटिस और हम मीटिंग, लेकिन ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, चूंकि ये अचानक करनी पड़ रही है और किसी ज़रूरी इशू पे करना चाह रहे हैं, तो अगर सारे मेंबर्स एग्री कर जाएं तो ये 21 दिन से छोटे नोटिस पे भी ये वाली मीटिंग हो सकती है, अगर सारे मेंबर्स मान जाएं। अदरवाइज नोटिस हमेशा 21 दिन का है। ये मीटिंग बुलाएगा कौन? स्ट्रेटजी मीटिंग डायरेक्टर्स बुलाएंगे। इस वक्त आप किताब देखेंगे तो परेशानी होगी, ये 2 सेक्शन तकरीबन सामने सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इस सेक्शन की कुछ बातें हम थोड़ा सा बाद में भी पढ़ेंगे। ये मीटिंग डायरेक्टर बुलाएंगे, ये भी डायरेक्टर बुलाएंगे। ये वाहिद मीटिंग है जो डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं और कुछ लोग फरमाइश पे भी बुला सकते हैं। जो लोग फरमाइश करते हैं उनको हम कहते हैं रिक्विजिशनिस्ट, रिक्विजिशन देने वाले। रिक्विजिशन कहते हैं दरख्वास्त को, तो दरख्वास्त देने वाले कहलाएंगे रिक्विजिशनिस्ट। ये कौन लोग हैं? 10% या उससे ज़्यादा पावर रखने वाले लोग अगर चाहें तो वो कंपनी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी बड़ा अहम इशू है, हम चाहते हैं कि एक मीटिंग हो। वरना मीटिंग के लिए हमेशा स्ट्रेची मीटिंग में डायरेक्टर बुलाते हैं, एजीएम हमेशा डायरेक्टर बताते हैं कि अब इस टाइम पे करनी है, आ जाओ। लेकिन ये वाली मीटिंग डायरेक्टर तो बुला सकते हैं, लेकिन अगर रिक्विजिशनिस्ट को लगता है कि ये मीटिंग हो जानी चाहिए, या 10% मेंबर्स को ये लगता है, 10 या 10% से ज़्यादा लोगों को लगता है कि मीटिंग होनी चाहिए, तो वो डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे कहने पर मीटिंग बुला लो, और फिर इंतज़ार करेंगे डायरेक्टर्स का कि वो अगले 20-21 दिन तक क्या कर रहे हैं। अगर डायरेक्टर अगले 20-21 दिन, स्पेसिफिकली अगले 21 दिन तक अगर डायरेक्टर को एक्शन लें, एक्शन का मतलब है डायरेक्टर नोटिस दे दें, फर्स्ट करें 15 दिन बाद नोटिस दे दें, आज जी 35 दिन बाद मीटिंग है, तो ये मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर इनको 21 दिन तक कोई एक्शन लेते नजर ना आए तो ये मीटिंग ये लोग खुद करेंगे, और इनकी मीटिंग इनके अपने तरीके से होगी और उसका खर्चा ये खुद पे करेंगे। जब ये पे करेंगे तो फिर ये कंपनी से वो खर्चा मांगेंगे, और कंपनी उन डायरेक्टर से वो खर्चा लेगी जिन डायरेक्टर्स ने इनको मीटिंग नहीं करने दी या इनके कहने पे मीटिंग नहीं करवाई। तो ये वाहिद मीटिंग है जो डायरेक्टर के साथ साथ कौन कॉल कर सकता है? रिक्विजिशनिस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये कि मीटिंग्स किसके पे एप्लीकेबल हैं? एजीएम सारी कंपनियां करेंगी सिवाय एसएमसी के। ज़्यादा हमने कहा था सिंगल मेंबर कंपनी को ज़रूरत नहीं सालाना मीटिंग करने की, बाकी सारी करेंगे। ये सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये उन कंपनियों पे एप्लीकेबल है नॉर्मली जिनको कमेंसमेंट और वो जो शुरू की शेयर कैपिटल वाली बातें करनी होती हैं। तो पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ज़िंदगी के पहले ही साल में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, ये 2 तरह की कंपनी नहीं मीटिंग करनी होती है। पब्लिक कंपनी, कंपनी जो साल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, तो उसने ये वाली करनी है। क्यों करनी है एक अलग डिबेट है, लेकिन इसने करनी है। तो ये सब ने करनी है, ये सब कर सकते हैं। ये एसएमसी के अलावा बाकी सारे करेंगे, और वो सिर्फ पब्लिक और वो प्राइवेट जो ज़िंदगी के पहले ही साल में कन्वर्ट हो गई पब्लिक में, वो ये करेगी मीटिंग। टाइमलाइन, एजेंडा, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, टाइमलाइन ये कभी भी की जा सकती है, ज़िंदगी में कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर रिक्विजिशन दे दी है तो फिर 90 दिन में करना वाजिब हो जाएगा। अगर एक्विजिशंस ने कहीं मीटिंग करो तो डायरेक्टर 21 दिन में एक्शन लेंगे, और वो एक्शन ये होगा, फ़र्ज़ करें उन्होंने 15वें दिन कहा कि हाँ भाई अभी मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग का एक टाइम देंगे। मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्विजिशन के 90 दिन तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जाएगी। तो हो सकता है 15 दिन गुजरने पे वो कहें आज से 75 दिन बाद हम एक मीटिंग करेंगे, तो ओके है। लेकिन वो कहेंगे ना 76 दिन बाद मीटिंग, तो गलत हो जाएगा। अच्छा, पहले 21 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा इनको डायरेक्टर्स की तरफ। अगर डायरेक्टर 21 दिन तक एक्शन नहीं लेंगे तो अब रिक्विजिशन से इकट्ठे होकर समझ जाएंगे कि वो तो मीटिंग कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब मीटिंग हमने करानी है। अब 90 में से 21 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हुए हैं, अब रिमेनिंग जो दिन बच गए हैं उसमें रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग कर सकते हैं। तो ये मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट बुलाएं या डायरेक्टर्स बुलाएं, रिक्विजिशन के दिन से मैक्सिमम इसकी टाइमलाइन क्या है? 90 डेज। क्लियर? सवाल ये कि एजीएम की क्या टाइमलाइन है? जवाब ये है कि मेरे सामने इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं कि मैं बताता हुआ ही शर्मिंदा हो जाऊँ आप लोगों को। मैं बताऊँ कि एजीएम का क्या टाइम है, आप लोगों ने तो पहले से पढ़ा हुआ है। फर्स्ट एजीएम 16 महीने में, सब्सिक्वेंट हर कैलेंडर ईयर में, और उसमें 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये वाली मीटिंग कब करनी है? ये शुरू के 6, 8, 9 महीने में कर लेनी है। इसके लिए टाइमलाइन लॉ ने क्या बताई? वो कहते हैं अर्लियर ऑफ। अब देखिए पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिला होगा, और हमने पढ़ा है कि उसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी मिला होगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 180 दिन, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने। अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ।
तो एक कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है वो डेट देख लेंगे, जिस दिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला वो डेट देखेंगे, इसमें 9 मंथ ऐड करेंगे, इसमें 180 डेज ऐड करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जो अर्लियर टाइम होगा उसमें ये मीटिंग करानी पड़ेगी। टोटका है कि अगर इनकॉर्पोरेशन के अगले 2-3 महीने में कमेंसमेंट हो जाती है तो कमेंसमेंट के 180 दिन पहले पूरे हो जाएंगे, और अगर इनकॉर्पोरेशन से 4-5 महीने बाद कमेंसमेंट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ पहले पूरे हो जाएंगे, जो कि 180 दिन तकरीबन 6 महीने के बराबर होते हैं। नॉट एग्जैक्टली, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो अगर इन दोनों डेट्स में 3 महीने से बड़ा फासला है तो इनकॉर्पोरेशन पहले आ जाएगी, और अगर 3 महीने से कम फासला है तो कमेंसमेंट के 180 दिन पहले पूरे हो जाएंगे। ये बात मैथमेटिकली समझ आई? टाइम ज़्यादा होता तो हम न्यूमेरिकली भी देखते रेगुलर क्लास में, तो हम इस पर थोड़ा सा इस तरह से डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास मार्जिन कम है। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो और आपको कोई वो हो कोई केस स्टडी बनाए और आप उसमें उलझ जाएं तो आप मुझे ईमेल पे भी बता सकते हैं कि जी ये मैंने वो किया है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इसका क्या करूं। ये टाइमलाइन बन गई। एक और मज़े की बात है, पहली एजीएम कब होनी है? क्या 16वें महीने करनी है मीटिंग? विद इन 16 मंथ। तो हो सकता है आप ये 8वें महीने कर रहे हो, आपका टाइमलाइन ऐसे बन रहा हो फर्स्ट ईयर एंड कि आप 8वें महीने कर दें। तो जब आप 8वें महीने कर रहे हैं तो टेक्निकली इसका टाइमलाइन चल रहा होगा। तो अगर वो वाली मीटिंग इसके टाइमलाइन पे कर दी तो ये कराने की ज़रूरत नहीं है, उस मीटिंग में इसका एजेंडा भी डिस्कस कर लें। याद रहेगा? स्टैच्यूटरी मीटिंग के टाइम पे अगर पहली एजीएम करा लिया आपने तो फिर स्टैच्यूटरी मीटिंग गायब, और पहली एजीएम के अंदर स्टैच्यूटरी मीटिंग वाली बातें भी कवर हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब यहाँ थोड़ी सी और बातें करते हैं आसान वाली मीटिंग्स की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसमें कोई भी स्पेशल बिजनेस डिस्कस हो सकता है। कोई भी बिजनेस कहते हैं एजेंडा को। एजेंडा मीटिंग में क्या चीज़ तय होगी, तो इस मीटिंग में कोई भी स्पेशल बात हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। फिर अगर डायरेक्टर्स 21 दिन में एक्शन ना लें तो रिक्विजिशन की मीटिंग खुद कराएंगे, और इस मीटिंग के जितने भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, पता लगे मीटिंग नहीं हो रही तो वो जनाब पीसी में जाके मीटिंग करा लें, और पीसी में भी सबसे महंगे वाला बूफे अरेंज कर लें। तो रीजनेबल एक्सपेंसेस इस मीटिंग के जो होंगे वो कंपनी से मांगेंगे, और कंपनी रेमुनरेशन ऑफ डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स को निकाल के देगी। तो ये जो आपका एक्सटर्नल जनरल मीटिंग का सेक्शन है वो सारा का सारा स्टेबल पे क्लब हुआ हुआ है। ये 2 सेक्शन स्टेबल में हैं, तीसरा सेक्शन हम अलग से भी कुछ बातें पढ़ेंगे। ईओजीएम में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। ये समझ आ रही है? इसकी बात करते हैं। एजीएम का एजेंडा क्या होगा? एजीएम के कुछ कॉमन एजेंडे हैं जो लॉ ने कई दफ़ा हमें अलग से बताए। जब हम डिविडेंड पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था फाइनल डिविडेंड एजीएम पे अप्रूव होना चाहिए। तो जब अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अकाउंट्स की अप्रूवल एजीएम पे होनी चाहिए। तो एक तीसरी चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, चैप्टर 3, वो कहते हैं डायरेक्टर का इलेक्शन एजीएम पे होना चाहिए। तो चौथी चीज़ जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो कहते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम पे होनी चाहिए। ये 4 वो जगह हैं जहाँ एक्सप्रेस लॉ ने कह दिया कि ये काम एजीएम में होना चाहिए। इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस वो काम है जो हमेशा एजीएम पे होने चाहिए। ये एजीएम के लिए डिफाइन किया हुआ है कि ये वाले काम ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, ये एजीएम पे होने चाहिए। कौन से? 4। अकाउंट्स का अप्रूवल, डिविडेंड, ऑडिटर। इन 4 को एग्जैक्टली इन 4 को लॉ ने टर्मिनोलॉजी दी है कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। इन 4 के अलावा दुनिया का कोई सा 5वां काम स्पेशल बिजनेस है। तो एजीएम पे ऑर्डिनरी बिजनेस तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा, जबकि ईओजीएम में हमने कहा था सर स्पेशल बिजनेस होगा। वो 4 तो एजीएम में होने हैं। तो ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं और इन 4 से हटके जो है वो स्पेशल बिजनेस है। ये बात हमें समझ आ रही है? अब एजीएम पे 2 नई बातें जो अभी तक हमें नहीं पता। लिस्टेड कंपनी की एजीएम उसी टाउन में होगी जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। जिस भी शहर वगैरह जिस भी कस्बे में उनका वो है वहां पे होगी। अगर वो शहर नहीं है और आप अगर शहर में करना चाहते हैं तो जो आपसे नियरेस्ट शहर बनता है आप वहाँ कराएंगे। यानी कि लिस्टेड कंपनी जहाँ पे रजिस्टर है उसी जगह या उसके इंतहाई करीब मीटिंग कराएगी, कहीं दूर जाके नहीं कराएगी। लिस्टेड कंपनी की एजीएम इन टाउन ऑफ रजिस्टर ऑफिस होगी, नियरेस्ट सिटी में होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, लिस्टेड कंपनी में 10% ऑफ द मेंबर्स के पास ही इख्तियार है। लिस्टेड कंपनी है लाहौर में, फ़र्ज़ करें उसके 22% मेंबर्स हैं, उन्होंने कह दिया हम कराची में कर रहे हैं अपनी एजीएम,
तो लाहौर वाले दुखी होंगे कि भाई ये क्या बात है, कराची अब कौन जाए, और मीटिंग भी ज़रूरी है। तो अगर लाहौर में 10% लोग इकट्ठे होकर चले जाएं कंपनी के पास या कंपनी को ख़त भेज दें कि हम लोग 10% से ज़्यादा हैं और हम उस शहर में जिस शहर में तुम लोग AGM नहीं करा रहे, तो कंपनी उनको उनके शहर में टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी देके मीटिंग के साथ कनेक्ट करवाएगी। उनको एक जगह बुलाएगी, वहाँ एक टीवी सा लगा हुआ होगा, वहाँ पे कनेक्ट हुए होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, और कराची में बैठी हुई मीटिंग में टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। ये राइट है 10% वोटिंग पावर रखने वाले बंदों का कि अगर वो कहें कि हमें मीटिंग में शामिल होना है तो कंपनी उनको फैसिलिटेट करेगी। लिस्टेड कंपनी में 10% मेंबर्स रिक्वायर कर सकते हैं AGM से 7 दिन पहले कि मुझे वीडियो लिंक प्रोवाइड किया जाए मेरे शहर में। एक बंदा भी हो सकता है और 2-3 बंदे मिलकर 10% हो जाएं तो वो भी ऐसा कह सकते हैं। तो AGM हमें पहले से पता था सारी बातें, सिर्फ नई बात हमें ये पता लगी या हमें ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में जाना। सेक्शन के अंदर ये ऑर्डिनरी बिजनेस का जिक्र नहीं है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस थोड़ा आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फ़ायदा उठाते हुए मौके का उसको यहाँ डिस्कस कर लिया। तो AGM में ये दो नई बातें हमें पता लगी, EOGM सब नया था, इन दोनों को हमने समझ लिया। अब डिबेट रह गई कि ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, ये किस तरह से हो रही हैं। हमें एक दफ़ा लाइट अब ओपन करनी पड़ेगी, 1-3 दोनों। स्टैचुटरी मीटिंग, स्टैचू का मतलब होता है लॉ। स्टैचुटरी मीटिंग कानूनी मीटिंग, इतनी ज़रूरी मीटिंग कि शायद मैं आपको याद कराऊं, वाइंडिंग अप के सर्कमस्टांसेस में लिखा था कि अगर स्टैचुटरी मीटिंग ना कराई तो वाइंड अप, इसकी रिपोर्ट ना जमा कराई तो वाइंड अप। AGM पे फिर लिखा था 2 छोड़ दें तो वाइंडिंग अप, लेकिन स्टैचुटरी मीटिंग ना की, गेम ओवर। ये बहुत शदीद तरीन ज़रूरी मीटिंग है। और ये कौन सी कंपनियों में हो रही है? पब्लिक कंपनियों में हो रही है, और अगर एक प्राइवेट भी शुरू में कन्वर्ट हो गई है तो वो भी करा रही है। अब पब्लिक कंपनियों में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बाकी प्राइवेट कंपनियों में नहीं है? पब्लिक कंपनी में लोग ज़्यादा होते हैं। पब्लिक कंपनी में आप आते साथ ही बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा पकड़ते हैं और काम शुरू कर देते हैं, और कुछ कंपनियां तो आते साथ ही प्रोस्पेक्टस भी इशू कर देती हैं। अब टेंशन ये है कि कंपनी आई, उसने फ़र्ज़ करें प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों ने उसको पैसे दे दिए, कंपनी चलना शुरू हो गई। पहली AGM कब होनी है? एक कंपनी ने आगे बड़े लंबे लंबे वादे किए, लोगों से करोड़ों रुपया पकड़ा और अभी गायब है। शायद 13, 14, 15 महीने में जाके बताए कि क्या चल रहा है। पहली AGM भी बुलाएगी ना लोगों को। अगर एक पब्लिक कंपनी और उसमें आवाम का पैसा है तो अब आवाम के लिए ज़रूरी है जानना कि उन्हें पता लगे कि कंपनी में क्या चल रहा है। अब कंपनी बनते साथ ही अगर सबको बुला लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, अभी तो कार्रवाइयाँ ही नहीं शुरू होंगी। तो लॉ ने ये 6 से 9 महीने का टाइम निकाल लिया। आप देख रहे हैं, कमेंसमेंट के 180 दिन और इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ, तो टेक्निकली ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने, और अर्लियर होने पे 6-7 महीने पे भी आ सकती है। तो अगर गौर से देखें तो इन्होंने टाइमलाइन ऐसे रखी कि कंपनी बनने के 6 से 9 महीने के दरमियान आपको ये मीटिंग करानी पड़ जाए। अब क्यों कराएंगे? ये मीटिंग कराएंगे तमाम लोगों को एतमाद में लेने के लिए। उन बुला के बताएंगे कि कंपनी बनने के बाद से हमने अभी तक क्या किया, हमने कितने शेयर इशू किए थे, हमारे पास पैसे कितने आए थे, हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया या नहीं कर दिया, हमारे कितने पैसे लग चुके हैं, हमारे पास हाथ में इस वक्त कितने पैसे हैं, कंपनी के डायरेक्टर और मेन ऑफिसर कौन से हैं, हमने अंडर राइटिंग करवाई थी या नहीं करवाई थी, हमें ज़रूरत पड़ी। भाई शेयर होल्डर को तो नहीं पता कि कंपनी को ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी, कंपनी को पता है ना। तो उनको बताएं हमने अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं किया था तो ज़रूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। जब से कंपनी बनी है तब से लेके अब तक मेजर चेंजेस क्या हुई हैं, और तब से लेके अब तक के अकाउंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। अब इस वक्त प्रॉपर अकाउंट्स नहीं होंगे ना, आज डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई हुई होंगी ना, एक्रूवल्स रिकॉर्ड हुए होंगे, तो 6-5 महीने के अकाउंट्स हैं, तो ये अकाउंट्स नहीं होंगे, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। एक टी अकाउंट जिसमें जितना पैसा आया एक तरफ, जितना गया वो दूसरी तरफ। तो हम इनकमिंग दिखाएंगे, हम खर्चे दिखाएंगे, रिसीट्स दिखाएंगे हमें शेयर से कितना आया, डिबेंचर से कितना आया, खर्चों में दिखाएंगे हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कितना खर्च हुआ, हमें कमीशन कितने देने पड़े अपने शेयर्स वगैरह को इशू करने पे, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो बताना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं करना, इस रिपोर्ट को ऑडिट भी करवाना है। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इसका भी ऑडिट होगा, और जो हमारी रिपोर्ट है इसका भी ऑडिट होगा, और ऑडिटर इस पे साइन करेगा। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये हमारी रिपोर्ट से 15 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने उनको सारी कहानी बतानी है, फिर हमने उनको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाना है, फिर हमने उनको ऑडिटर की रिपोर्ट दिखानी है।
तो जब आप सारे मेंबर्स को खत भेजेंगे और उनसे कहेंगे आ जाओ हम आपको वो राज बताएं जो अभी तक आपको नहीं पता, तो सारे ही आ जाएंगे। अगर आपके 15,000 मेंबर्स हैं और आपने सबको खत भेजा तो उनमें से 12-13 हज़ार तो आ ही जाएंगे जानने के लिए कि देखें तो सही कंपनी में चल क्या रहा है। अब 12-13 हज़ार लोगों को बिठाएं कहाँ? फिर अगला मरला, फ़र्ज़ करें 12-13 हज़ार लोगों के लिए आप स्टेडियम बुक कर लेते हैं, वो आके बैठ गए। अब डायरेक्टर तकरीर शुरू करेगा, अब उसने पूरी कहानी बतानी है, कंपनी कैसे बनी थी, प्रोस्पेक्टस में हमने क्या वादा किया था, फिर कौन सा वादा अदा कर दिया, कौन सा वफ़ा कर दिया, क्या था, कितने पैसे आए थे, कितने गए थे, ऑडिटर ने क्या बोला था, डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, अंडरराइटिंग हुई थी नहीं हुई थी। तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक तकरीर करने के बाद जब वो सारे लोगों की तरफ देखेगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप बताएं, तो कहेंगे जी छुट्टी कब मिलेगी। जैसे नहीं होता मैं बिल्कुल लेक्चर के एंड पे कहता हूँ कोई सवाल, आप कहते हैं नहीं कोई सवाल नहीं, जल्दी से बैग लपेट के गायब हो जाते हैं। तो आपने आवाज़ार इतना कर दिया, आपने इतनी सारी बातें बतानी थी और आपने उनको मीटिंग में बुला के उनको अच्छा खासा बोर कर दिया। तो ये 2 टेंशनें हैं, अगर सारे आ गए या मैक्सिमम आ गए तो उनको अरेंज कैसे करना है और इतना बड़ा खर्चा, और नंबर 2 फिर मीटिंग की बोरियत भी ना बने। तो लॉ ने एक टोटका बनाया, जो कुछ भी आपने उन्हें बताना है एक रिपोर्ट में लिख दें। इस रिपोर्ट का नाम है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। ये स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में सब कुछ लिख दें, इसी के साथ रिसीट पेमेंट अकाउंट भी लगा दें, इसी के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी लगा दें, और वो जो 21 दिन पहले नोटिस भेजा है ना उसके साथ रिपोर्ट अटैच करके भेज दें, और नोटिस में लिख दें इस मीटिंग में सिर्फ एक ही बात होगी, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। इस मीटिंग का 1 लाइनर एजेंडा है, टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। तो लोग मीटिंग में आएंगे। अब मीटिंग में कौन आएगा? सबको घर रिपोर्ट मिल गई और उसमें लिखा हुआ है कि मीटिंग में इस रिपोर्ट पे अगर आपका कोई कमेंट है तो आप आइएगा। तो अब मुश्किल से 50 लोग जाएंगे मीटिंग अटेंड करने, और जब मीटिंग अटेंड करने जाएंगे तो वहाँ पे 3.5 घंटे की तकरीर नहीं होगी, सबको पता होगा वो पढ़ के आए होंगे। अब सिर्फ बहस हो रही होगी कि वो अकाउंट में ऐसे क्यों था, वो अंडरराइटर ने यूँ क्यों किया था। आधे पौने घंटे 1 घंटे में मामला ख़त्म। लेकिन लॉ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वक्तन फ़वक्तन मीटिंग एडजर्न कर सकते हैं। मीटिंग नहीं पूरी हो पा रही, टाइम ज़्यादा हो गया, आप 1 हफ्ते बाद मुलतवी कर दें, उसके बाद मुलतवी कर दें। तो ये मीटिंग्स वक्तन फ़वक्तन एडजर्न हो सकती हैं। और चूंकि मेंबर्स पहली दफ़ा आ रहे हैं और पहली दफ़ा एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, तो इस मीटिंग में ये अलाउड है कि आप मीटिंग के साथ एक रजिस्टर ऑफ मेंबर अवेलेबल करके रख दें, लिस्ट ऑफ मेंबर्स। जिस भी मेंबर ने देखना हो मेरे अलावा कौन कौन मेंबर कितना कितना बड़ा शेयर होल्डर है, वो जाके उस लिस्ट को जाके देख सकता है कि मेरे अलावा यहाँ पे कौन कौन मेंबर है। क्या स्टैच्यूटरी रिपोर्ट या स्टैच्यूटरी मीटिंग क्या है, क्यों है, रीज़न समझ आ रही है? अब सिर्फ इसकी इंग्लिश देखने वाली रह गई। 1 और 3 कर दीजिएगा। अगर एजीएम 8 मंथ के अंदर बुला लिया और वो टाइमलाइन इसका चल रहा था, तो अगर इसके टाइमलाइन में एजीएम हो गई तो ये मीटिंग नहीं करेंगे। और इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा इसका टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, वो हम इसमें कवर कर जी। 21 डेज नोटिस तो हमेशा वैलिड, 10 दिन का नोटिस तो देना ही देना है, वो सारे रूल हैं। डन जी जी बिल्कुल, डायरेक्टर्स बुलाएंगे जी। डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वाले मेंबर्स हैं, शुरू वाले डायरेक्टर्स, वो ऐसे आते हैं कि जब आप कंपनी रजिस्टर करा रहे होते हैं ना, तो आप शुरू में नाम दे देते हैं कि ये होंगे हमारे इब्तदाई डायरेक्टर्स। तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर होती है, मैं आपको याद कराता हूँ, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा था कि जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उस दिन जिनके नाम दिए हुए थे डायरेक्टर के तौर पर, वो डायरेक्टर बन जाएगा। क्लियर? इधर क्या लिखा हुआ है? इसका बिजनेस या एजेंडा क्या होगा? टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, और मेंबर्स को 21 दिन पहले भेज दिया जाएगा। कुछ अदर बातें जो याद रखने वाली थी, वो लिस्ट ऑफ मेंबर ओपन रहेगी मीटिंग, और फवक्तन एडजर्न हो सकती है, और एडजर्न मीटिंग में होने वाले फैसले वैसे ही वैलिड हैं जैसे। अब इसका एजेंडा स्टैच्यूटरी रिपोर्ट है, बातें जो मर्जी करें, लेकिन अप्रूव क्या होगा? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, उसके अलावा कुछ अप्रूव नहीं होगा। लॉ ये कहता है कि मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू डिस्कस एनीथिंग, but nothing shall be approved for which notice was not given. Members are at liberty to discuss anything, but no such decision can be made for which notice was not given. जिसका नोटिस में जिक्र नहीं है, वरना क्या होगा? मेंबर सोच के आएगा ही नहीं कि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट का जिक्र होना है, ये इकट्ठे होकर बिल्डिंग की खरीदारी अप्रूव करके बैठ जाएंगे। तो आपने जो नोटिस में लिखा होता है, आप उससे बाहर बातें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव नहीं कर सकते।
तो मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू डिस्कस एनीथिंग, कि मेंबर्स लिबर्टी मार्केट पे इकट्ठे हैं ताकि वो डिस्कस कर सकें। मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू डिस्कस एनीथिंग। तो ये वो लिबर्टी नहीं है, ये लिबर्टी वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला है, वो भी नहीं है, आज़ादी वाला। ठीक है, अब इसमें जो अहम बात है, तकलीफ दे बात है, रट्टा मारने वाली बात है, वो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट, तमाम शेयर्स जो अलॉट किए आपने, कैश पे कितने और अदर देन कैश कितने, वो कैश अगेंस्ट शेयर कितना आया, वो शेयर्स अदर देन कैश जो थे उनकी डिटेल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि 15 दिन से ज़्यादा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, जिसमें रिसीट फ्रॉम शेयर डिबेंचर अलग से आ रहा हो, पेमेंट्स अलग से आ रही हो, बैलेंस इन हैंड अलग से आ रहा हो, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और जो शुरू के खर्चे उनका अलग से हिसाब आ रहा हो। डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ऑडिटर वगैरह के कवायफ आ रहे हो, कोई कमीशन अगर आपने दिया है शेयर इशू करने पे, वो खासतौर पे जो डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और रिलेटेड पार्टी कमीशन दिया उनका जिक्र करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मेंबर्स अप्रूवल से मॉडिफाई होने उसका जिक्र कर दें, एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ, किया या नहीं किया, इसके ऊपर हमने प्रोस्पेक्टस में बात की थी। अब ब्रीफ रिव्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी सिटीजन्स कॉर्पोरेशन, तो इस रिपोर्ट के अंदर ये हम कॉन्टेंट्स दे रहे होते हैं। फिर क्या होगा, ये सर्टिफाइड होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर साइन करेगा, और अगर लिस्टेड होगी तो सीएफओ भी साइन करेगा। ये बहुत देखी सी बात लग रही है, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बात है। रिपोर्ट, एक ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर इसको रिपोर्ट को ऑडिट करेगा, रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट लगी होगी जिसमें शेयर्स अलॉट होने पे बताएगा कि सही है, कैश को बताएगा कि मैंने देख लिया रिसीव हो गया, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताएगा। इस रिपोर्ट की कॉपी और ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी भाई साहब रजिस्ट्रार को भेज देंगे। इसके डेट उस वक्त फोर्थ विद आफ्टर सेंडिंग रिपोर्ट टू मेंबर्स, और मेंबर्स को हमने कब भेजी थी भला, 21 दिन पहले। तो इसके डेट्स नहीं बताए लेकिन फोर्थ विद कह दिया। फोर्थ विद का तर्जुमा होता है फिल फॉर, फिल फॉर को कहते हैं फौरी, फौरी को कहते हैं दस्ती, दस्ती को कहते हैं इमीडिएटली, उसी दिन जैसे ही मेंबर्स को आपने भेजा इमीडिएटली फौरी तौर पे आपने इनको भी भेज देना है। तो टेक्निकली इसकी टाइमलाइन भी मीटिंग से 21 दिन पहले है। डन जी। स्टैची मीटिंग में क्या, ठीक है, लाइट ऑन कर दीजिएगा दोनों जी। स्टैची मीटिंग में फटा पड़ गया, उन्होंने एडजर्न कर दी, ओके। जब दोबारा हुआ तो फिर वही मसला था, उन्होंने दोबारा एडजर्न कर दी। इसमें लॉ कुछ कहता है, एक सेक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सेक्शन ये कहता है कि अगर कंपनी चलाने वाले कंपनी चलाने में सीरियस ना हो और मीटिंग्स को सीरियस ना लिया जा रहा हो और मसलो मसाइल चल रहे हों, तो ऐसे में उन मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको लेवल 1 पेनल्टी पड़ सकती है जो बिला वजह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब अगेन फड्डा कैसे कहते हैं, फड्डा कहते हैं कुछ लोग का एतराज़ है, मीटिंग में फैसले होते हैं सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादातर, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 100% लोग रेडी हों। अगर एक चीज़ पे 70% लोग एग्री करते हैं और 30% नहीं एग्री करते, तो 70% ने रेजोल्यूशन पास करा लेनी है। तो लिख दिया जाएगा कि इसको एतराज़ था, तो मीटिंग होती ही जमहूरियत पे है, और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो तो 75%। तो ये फड्डा, जब तक आधे से ज़्यादा लोग फड्डा नहीं कर रहे होंगे तब तक इशू को हम ख़राब नहीं करेंगे, और अगर आधे से ज़्यादा लोग फड्डा करेंगे ये क्या बात है, तो जब आधे से ज़्यादा लोग मान ही नहीं रहे तो वो वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। अगर क्या हो, अगर स्टैच्यूटरी रिपोर्ट मंजूर ही ना हो, अगर मेंबर्स कहें कि हमें इस पे एतराज़ है, इसमें मसलो मसाइल हैं, तो फिर वो मसलो मसाइल ठीक करके देने पड़ेंगे। अब अगर मेंबर्स को कभी कोई एतराज़ हो तो उसके बाद पता है क्या होता है, हमारे सिलेबस में नहीं। आप याद करें हम कहाँ तक पहुँच गए थे, जीएम में इतना आगे तक पहुँच गए थे, अगर मेंबर इकट्ठे हो जाएं, रोला डाल दें और कहीं हम इसको अप्रूव नहीं करते, तो हमने कहा अच्छा रजिस्ट्रार को बता देना इन्होंने अप्रूव नहीं किया। क्या करेंगे नहीं पता। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 10% ऑफ द मेंबर्स उठ के रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा सकते हैं। कंपनी की रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेशन कराएगा, और अगर लगेगा कि कंपनी गलत तरीके से चल रही है तो वो SCCP को रिपोर्ट भेजेगा, वाइंडिंग अप तक भी बात जा सकती है। नहीं तो एक एरिया है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होकर कंपनी को चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इनमें से कोई भी बात सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल ये नहीं सोचना कि मेंबर अप्रूव नहीं करेंगे, और अगर अप्रूव नहीं भी करेंगे तो परेशान नहीं होना, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन कैफ लेवल पे नहीं है।
जी जी बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे यूनिट डिफॉल्ट तो बन गया। हाँ, अब देखें वही वाली बात है कि जहाँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आप जमा ही नहीं करा रहे होंगे तो वहाँ आपकी वाइंडिंग कब तक भी बात चली जाएगी, और अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग ही नहीं हुई तो भी वाइंडिंग कब तक बात जा सकती है। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन किताब ने हमें ब्रेक लगा दी, हमने भी ब्रेक लगा ली। तीनों तरह की मीटिंग समझ आई। इनमें से कोई भी मीटिंग अगर आप ना कर पा रहे हो, टाइम हो गया और आप नहीं कर पाए, तो फिर ये मीटिंग SCCP करवाएगा, 3 ऑफ कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। ये मीटिंग फिर SCCP करवाएगा। SCCP कोई भी ऐसी जनरल मीटिंग जो अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है AGM में, स्टैची मीटिंग या AGM में, तो वो करवाएंगे। SCCP उस मीटिंग को करवाने की जो मर्जी डायरेक्शन देना चाहे वो दे सकता है, कोई भी रूल रख सकता है, नोटिस का कोई भी टाइम रख सकता है, इवन ये कह सकता है एक बंदा भी आ गया, मीटिंग पूरी है, कोरम पूरा है, मीटिंग करा लो। इस मीटिंग का खर्चा SCCP तो देगा, लेकिन उसके बाद में वो कंपनी से लेगा। इवन वो ये भी कह सकता है कि आधा खर्चा कंपनी दे और आधा उसके डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर दे, और हो सकता है वो कहे सारा खर्चा डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर दे। तो SCCP ने डिसाइड करना है कि इस मीटिंग का खर्चा किसके ज़िम्मे होना है। तो अगर मीटिंग हम नहीं कराएंगे तो मीटिंग ज़बरदस्ती कौन कराएगा? SCCP। और SCCP की कराई गई मीटिंग्स में SCCP के रूल्स होंगे। SCCP तमाम सेक्शन में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको ओवरराइड करके जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहे कर सकता है। एक बंदे को भी वो कह सकता है कि मीटिंग का कोरम पूरा है, तादाद पूरी है, मीटिंग करा लें। डन। देन मीटिंग को अगर इनवैलिड डिक्लेयर करना हो, हमने एक जगह पढ़ा था कि अगर कोई डिसीजन इनवैलिड डिक्लेयर करना हो तो कुछ लोग कुछ ख़ास दिनों में किसी ख़ास इदारे के पास पहुंच जाते हैं। 10% लोग 30 दिनों में अदालत के पास पहुंच जाते थे। कहाँ पहुंचे थे? ये कौन सी जगह पढ़ा था हमने? शेयर होल्डर्स के राइट्स जहाँ मुतासर कर रहे थे, तो हमने कहा था 10% लोग 30 दिन में अदालत पहुंच जाएंगे। सेम गोज़ हियर। अगर किसी लोगों को मीटिंग से कोई मसला है, उसके अंदर कोई कार्रवाई सही नहीं थी, तो 10% लोग 30 दिन में अदालत के पास जाके कह सकते हैं कि इस मीटिंग में बेज़ाब्तगियाँ थीं। अदालत पूरी मीटिंग भी कैंसिल कर सकती है और सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द मीटिंग भी कैंसिल कर सकती है। डन। तो ये सेक्शन आपने याद रखना है, सिलेबस में 3 जगह काम आएगा। अगर डायरेक्टर का इलेक्शन भी इनवैलिड कराना तो भी यही सेक्शन है, मीटिंग करवानी है तो भी यही सेक्शन, और अगर शेयर होल्डर्स के राइट और उसको इनवैलिड डिक्लेयर कराना है तो भी वही है। 3 बातें याद रखनी है, 10% लोग, 30 दिन, अदालत। याद रहेगा? तो ये था पहला पोर्शन चैप्टर का। चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पोर्शन था डिफरेंट टाइप की मीटिंग, दूसरा पोर्शन है मीटिंग से रिलेटेड डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। वन ज़रा ऑफ कीजिएगा। अब ये आगे 12 छोटे छोटे से एरियाज़ हैं, इनमें से कुछ थोड़े से दरमियाने एरियाज़ हैं, कुछ बहुत छोटे एरियाज़ हैं। यानी ये पोर्शन है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मीटिंग। अगेन मतलब ये डायग्राम किताब से नहीं उठाई हुई, ये मैंने इसको एक 1 पेज पे अपनी तरफ से सजाया है कि हमें समझ आ सके कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ सामने देता हूँ और फिर एक एक करके इन एरियाज़ को पकड़ के फड़काना शुरू कर देते हैं। तैयार है? घबराए तो नहीं बैठे? अब तो चाय भी पी हुई है? नहीं, चाय तो आई नहीं, चाय नहीं आई अभी। ओह, मैं कहता हूँ चाय 6:15 बजे आए, 6:30 आए, ताकि फिर हम पढ़ते जाएं। आप चाय के इंतज़ार में मुझे ब्रेक ही ना लगवाएं और हम लुट मचा दें। उन्होंने कहा 6 से अगर ऊपर चला गया तो हम कुछ एक्स्ट्रा मंगवाएंगे। क्या मंगवाएंगे आप? ले चेक करें। मतलब मैं आपको जो दे रहा हूँ सबसे कीमती चीज़ है जो पढ़ा रहा हूँ, आप उसको इग्नोर करके आपको लग रहा है पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चाय है, बल्कि चाय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें डुबोने वाला एक बिस्किट है जो चाय के अंदर जाके ज़्यादा देर तक बेचारा अपने आप को वो भी नहीं कर सकता, स्टेबल भी नहीं कर सकता। ऐसा बिस्किट जो अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो ऐसे कंपनी लोगों के ऊपर जो अपने आप को और आपको संभाल रहा है। क्या बात कर दी आपने। अच्छा, दुख इस चीज़ का नहीं होता कि वो बिस्किट डूब गया, दुख होता है जब दूसरा बिस्किट उसको रेस्क्यू करने के लिए भेजते हैं वो भी डूब जाता है। तो वो तकलीफ दे पॉइंट होता है कि वो जो है ना, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो खैर, इसका मतलब है कि आप लोग चाय में बड़े शौक से बिस्किट डुबोते हैं, तो इसका मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी डुबोते हैं। बस अगर इर्द गिर्द ज़्यादा लोग बैठे हों तो नफासत से खा रहे होते हैं। जैसे ही लेफ़्ट राइट हो जाए कोई इंसान है तो दरिंदा ना, अंदर से तो सारे एक जैसे ही हैं ना। तो बहरहाल मैं पहली दफ़ा एक क्लाइंट पे हम मौजूद थे और वहाँ पे जो है ना वो खाना आ रहा था। पहले खाना आता था, हम स्टूडेंट्स बैठे होते थे, ट्रेनीज़ होते थे, हम खाते थे तो अपने जंगली तरीके से। अब हुआ ये कि वो सीनियर मैनेजर बैठे हुए
और जनाब अब आया जनाब खाना आएगा, और खाना भी था मुर्गा, जिसको मतलब वो पूरा शायद चरगा था, जिसको बड़ा ध्यान से खाना आसान काम भी नहीं है। अब सोच रहे कि सीनियर मैनेजर बैठा हुआ है और अब इसके सामने खाना खाना है। अब सोच रहे कि कांटा उल्टे हाथ में पकड़ते हैं, सीधे में कांटा पकड़ते हैं। उल्टे में कांटा पकड़ेंगे, छुरी से कट तो जाएगा, लेकिन उल्टे हाथ से खाएंगे तो गैर इस्लामिक हो जाएगा। अच्छा, कांटा सीधे हाथ पे हो, छुरी को कैसे रखेंगे? अब पूरा माहौल सोच रहे कि अब ये ज़ाहिर है वो नफासत के साथ वो करना पड़ेगा। अच्छा, वो क्लाइंट वालों ने भी सामने आके छुरी कांटे और वो सारी चीज़ें सजा दी। अब सामने मुर्गा आया। अब हम बैठे हुए, अब हमने कहा ज़रा देखें तो सही ये क्या करता है, ये किस तरह से कांटा पकड़ता है, किस तरह से, जैसे ये करेगा उसको हम भी कॉपी करना शुरू कर देंगे। वो भाई साहब ने ऐसे करके यूं करके तोड़ा और गुड़ब गुड़ब खाना शुरू कर दिया। ऐसा कोई जान में जान आई। तो मैं कहा ठीक है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम इज़्ज़त से जो है ना वो खाना खा सकते हैं, वरना तो जो है ना खामखा एडिकेट्स में प्रोफेशनलिज्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो होता यही है कि इंसान जो है ना वो ऐसे ही है। उस दिन जनाब वो IKEF के प्रेसिडेंट आए। अब वहाँ जनाब उनके सामने चाय का सामान और चीज़ें बड़े नफासत से वो बातें कर रहे हैं। मैंने भी एक पैटीज़ उठा के आधी पैटीज़ साथ बातें करते करते, पहले इतनी छोटी सी पैटीज़ थी, उसका भी आधा टुकड़ा ना को एक आधे पौने घंटे तक उनसे बातें चल रही हैं। मैं भी बड़ी नफासत से चाय भी हल्का हल्का सा करके, शुड़ब की आवाज़ भी बचानी है और वो सारा जो है ना। अच्छा, उसके बाद वो गए, पहले हमने कन्फर्म किया कि वो जा चुके हैं। फिर उसके बाद कमरे में वापस आए। हमने कहा अब जो है ना, अब इस सामान पे इसका असल हक अदा होगा। तो जब मेहमानों के जाने के बाद जो उस सामान पे हमला करने का मज़ा है ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना। अंदर के इंसान को ज़िंदा रखें, वो आपको एकेडमिकली भी परफॉर्म करना देगा, तो बोर नहीं हो जाना। लेकिन फ़िलहाल लॉ पढ़ना है, लॉ पढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ बोर नहीं होना। 12 चीज़ें, 12 छोटे छोटे से रूल्स हैं जो हमने समझने हैं। सबसे पहले अलग अलग तरह के सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे सर्व करते हैं। रजिस्ट्रार को चीज़ कैसे जाती है, CCP को कैसे जाती है, कंपनी को किस तरह से जाती है। फिर नोटिस से रिलेटेड रूल्स होंगे, नोटिस कब कहाँ किन लोगों को देने हैं और उसमें क्या क्या इजाफी बातें देखनी है। फिर स्पेशल बिजनेस के ऊपर बात होगी कि कौन सी चीज़ें ऑर्डिनरी हैं, कौन सी स्पेशल, और स्पेशल बिजनेस के रूल्स क्या हैं, ये आधा हमने पढ़ भी लिया है। फिर हम बात करेंगे कि मीटिंग को चेयर कौन करेगा, इस चेयरमैन की क्या पावर होगी, ये चेयरमैन अगर ना मौजूद हो तो क्या होगा, किस तरह से होगा। मीटिंग में वोटिंग किस तरह से होगी, वोटिंग के कितने तरीके हैं, किस तरीके का कैसे रिजल्ट अनाउंस होगा, इस पर बात की जाएगी। प्रॉक्सी, अगर एक मेंबर खुद नहीं जा सकता और उसने अपनी जगह किसी और को वोट डालने भेज दिया तो वो कौन होगा, कैसे होगा, किस तरह से वोट कास्ट करेगा, क्या इख्तियार होंगे और क्या इख्तियार नहीं होंगे। रिप्रेजेंटेटिव, अगर एक कंपनी को मीटिंग में बुलाया गया तो वो अपने कौन से नुमाइंदे को भेजेंगे अपनी जगह रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वो क्या काम कर रहा होगा। देन कोरम, मीटिंग कितने लोग होंगे तो मीटिंग होगी, अगर कितने से कम हुए तो मीटिंग नहीं हो सकती, वो हम कोरम में डिस्कशन करेंगे। देन रेजोल्यूशन का नोटिस, अगर कोई करारदाद मीटिंग में पास होनी है तो उसका नोटिस कौन देगा और कितने दिनों पहले देगा। फिर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, कुछ ऐसी रेजोल्यूशन होती है जो ख़त वगैरह, ख़तों किताबत से एक दूसरे को लेटर लिख के भी पास हो जाती है, उसके रूल्स हम देखने की कोशिश करेंगे। रेजोल्यूशन फाइल कैसे होंगी, किसके पास फाइल होंगी पास हो जाने के बाद, उसका रूल समझेंगे। एंड फाइनली मीटिंग के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं और उनके क्या रूल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये 12 तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो देखते हैं हम इनमें से कितना पढ़ पाते हैं। लेकिन अब चूँकि चाय आने में देर है तो मेरे पास ज़रा ज़्यादा टारगेट है, क्योंकि हमने ये वादा कर लिया था कि फिर अब आप पढ़ेंगे। ऐसे में फिर मैं भी अंदर एक पैगाम भेज दूं, क्योंकि 6 बजे मुझे भी एक मीटिंग में पहुंचना था। अगर आप उन्हें जाके फ़ारूक साहब को या जानजेब साहब को अगर बता दें कि मैं 6 नहीं तकरीबन 6:10 तक पहुंच पाऊंगा। 6:10 ऐसे कहना है कि उन्हें 6:15 की फ़ील आए। जैसे कहना सर 6:10 कह रहे हैं, लेकिन सर ऐसे कह देते हैं ये 6:15 लगा देंगे टाइम। ठीक है, आज तो फिर अब चाय पी हुई, आज तो फिर आप बर्दाश्त कर लेंगे जुल्म। लें जी, अब एक एक करके इनको देखते हैं। एक काम करते हैं, छोटे छोटे से एरियाज़ को पहले कर लेते हैं, या जो आता जा रहा है उसे करते जाएं। 2 अलग अलग जवाब आए। वोटिंग करा लेते हैं। जो कह रहे हैं छोटे एरियाज़ पहले वो हाथ खड़े करें, 5 लोग। और जो कह रहे हैं जो आ रहा है बस पढ़ते चले जाएं, अच्छे खासे हाथ खड़े हो गए। ये जो मैंने कहा अच्छे खासे हाथ खड़े हो गए, शो ऑफ हैंड में ऐसे नहीं करना होता, एक्सप्रेसली काउंट करके बताना होता है कि इतने हाथ खड़े हुए हैं और फिर ये रेजोल्यूशन इतने % मेजॉरिटी से पास हुई है। लें जी, जो आ रहा है जैसे आ रहा है चलते चले जाते हैं। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट,
कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सर्व करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हैंड ओवर करना है, वन ज़रा आप दबा दीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर किसी को देना है तो किस तरह से दिया जाए, किसने किसको डॉक्यूमेंट देना होता है। कंपनी ने कभी रजिस्ट्रार को चीज़ भेजनी होती है, कभी कंपनी ने SCCB को चीज़ भेजनी होती है, कभी रजिस्ट्रार ने कंपनी को भेजना होता है, कभी कंपनी ने मेंबर को भेजना होता है। तो जिसने जब भी जिसको जो भी भेजना है कैसे भेजे। तरीका नंबर 1, फिज़िकली हैंडओवर करके साइनिंग ले ले, एक्नॉलेजमेंट ले ले कि आपने मौसूल पाया। तरीका नंबर 2, पोस्ट कर दे या कोरियर कर दे, सादा पोस्ट कर दे ख़त या कोरियर। तरीका नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज दे जो बताया गया हो। तरीका नंबर 4, वैसे भेज दे जैसे बता दिया जाएगा, यानी चौथा खुद भी नहीं बताया, अपने पास मार्जिन रख लिया। तो आप फिजिकली भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं, पोस्ट कोरियर से भेज सकते हैं, एनी अदर। तो कोई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन कंपनी या उसके ऑफिसर को अगर भेजना है तो क्या करें, रजिस्टर्ड ऑफिस पे फिजिकली दे दें अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, या पोस्ट या कोरियर से भेज दें, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज दें, या इन एनी अदर मैनर एज में भी। इसी तरह से डॉक्यूमेंट वगैरह अगर SCCB या रजिस्ट्रार को भेजना है तो अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट दे दें, पोस्ट या कोरियर से दे दें, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे दें, या एज में भी स्पेसिफाइड। और आगे जब हम नोटिस का सेक्शन पढ़ेंगे तो नोटिस में भी लिखा है कि नोटिस में भी सर्व टू मेंबर अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट बाय पोस्ट और कोरियर सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन एनी अदर। इनको एक ही बात आती है, हर जगह वही चेप देते हैं। वो बात क्या है कि आप फिजिकली दे दें अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, नंबर 2 पोस्ट या कोरियर कर लें, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक तरीका, और नंबर 4 जो स्पेसिफाई कर दिया गया। तो ये इतना सही टॉपिक था बेचारा कि हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्व कैसे करते हैं। क्लियर है? अब नोटिस की बात करते हैं। नोटिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो मेंबर को भेजते हैं उसके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे, या अगर कोई उसने और एड्रेस पाकिस्तान में बताया हुआ तो उस पर पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान में अगर उसने एड्रेस बताया तो हम उस पर नोटिस भेजेंगे। नोटिस पे प्लेस, डे एंड टाइम ऑफ द मीटिंग आ रहा होगा, और नोटिस इस तरीके से सर्व किया जाएगा। ये बात समझ आ रही है? नोटिस देंगे किस किस को, नोटिस प्लस जो भी स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस है, जो भी उसके अंदर कार्रवाई होनी है उसकी डिटेल तमाम मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स जिनके लिए मीटिंग हो रही है उनको भेजेंगे। सारे डायरेक्टर्स को भेजेंगे, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, वोट नहीं डालेंगे लेकिन वो आना चाहें तो। कंपनी के ऑडिटर्स को भी भेजेंगे, और हर उस बंदे को भेजेंगे जो एंटाइटल है। अगर एक मेंबर की डेथ हो गई या वो बैंकरप्ट हो गया तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो जो उसका गवर्नमेंट ने ऑफिशियल असाइनी बनाया है हम उसको भेज देंगे। डन? नोटिस से रिलेटेड कुछ और बातें, एक दो बातें आपको पहले से पता है। लिस्टेड कंपनी में 10% वाला रूल आप नोटिस में बताएंगे कि 10% लोग अगर किसी शहर में इकट्ठे हुए हैं तो उस शहर में वो वीडियो लिंक के थ्रू कर सकते हैं। अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, नोटिस में बी गिवन बाय कंपनी टू जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर बाय गिविंग नोटिस टू द जॉइंट होल्डर नेम फर्स्ट इन द रजिस्टर। मेंबर को बताएंगे कि भाई आप मीटिंग में पर्सनली भी आ सकते हैं, वीडियो से भी आ सकते हैं, और प्रॉक्सी भी भेज सकते हैं। नोटिस में ये सारी बात लिखी हुई होगी। अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, गलती से नोटिस नहीं पहुंचा लोगों तक, तो उससे मीटिंग खुद ब खुद इनवैलिड नहीं हो जाएगी। 5000 मेंबर्स थे, उनमें से 5 लोगों ने कहा कि मुझे नोटिस नहीं मिला, तो उनको नोटिस का ना मिलना मीटिंग को खुद ब खुद इनवैलिड नहीं कर देगा। लेकिन अगर वो 10% हुए और 30 दिन में अदालत जाके उन्होंने साबित कर दिया कि ये धोखा हुआ है या कंपनी ने जान के गड़बड़ की है, तो फिर वो मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं। मतलब ये है कि नोटिस ना मिलने से खुद ब खुद मीटिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगी। फिर ये टेक्निकल रूल है, ये पुराने ज़माने के पोस्ट वाला रूल है। आज के ज़माने में अब इजी है, क्योंकि अब जब इलेक्ट्रॉनिक की ऑप्शन मिल गई है तो आपको पता है अब नोटिस ईमेल होता है, या व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। अब ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है कंपनियों की। 1984 से लेके 2017 तक 16 तक कंपनियां फिज़िकली सारे नोटिस भेजती थी, तो अब लॉ ने 2017 में आगे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की इजाज़त दे दी है। लेकिन फिर भी अगर पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो नोटिस, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, पोस्ट में जब भेजते हैं तो उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप पोस्ट में भेज रहे हैं और आपने उतने दिन पहले जितने दिन का रास्ता है उसका भी मार्जिन रखा, और आपने पोस्ट पे ख़त ख़रीदा, ख़त को प्रीपे किया, उस पर एड्रेस डाला, उसे बंद किया और उसको लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो समझा जाएगा कि आपकी तरफ से नोटिस सर्व हो गया। याद है वो एक्सेप्टेंस वाला, एक्सेप्टेंस रवाना करता था तो वो अगला बंदा बाउंड हो जाता था। तो ये ख़त के ज़माने वाली बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्सलीट रूल हो गया, लेकिन पढ़ लेते हैं इनकी इंग्लिश। अगर एक नोटिस बाय पोस्ट भेजा गया है तो नोटिस की सर्विस शैल बी डीम टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग, प्रीपेइंग एंड पोस्टिंग दैट, उसको
एड्रेस डाल दें, उसको पहले से प्री पे कर दें, खरीदा वो आपने, और आप उसको पोस्ट कर दें, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव, अनलेस कि इसके खिलाफ कुछ साबित हो जाए, टू हैव बीन अफेक्टेड एट द टाइम एट विच लेटर विल बी डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। समझा जाएगा कि आपने उतने दिन पहले भेज दिया जितने दिन में वो पहुंच जाएगा। याद है पिछले हमने चैप्टर 7 में कहा था कि जितने टाइम में पहुंच सकता है। तो अगर पाकिस्तान में आपके शेयर होल्डर्स में से सबसे दूर का शेयर होल्डर रहता है गिलगित में, और पाकिस्तान में आपको पता है कि 10 दिन से डाक का निज़ाम गिलगित तक ख़त पहुंचा देता है, और कानून कहता है कि 21 दिन पहले ख़त भेजो, 21 दिन पहले ख़त पहुंचाओ। इसका मतलब 21 दिन जमा 10 दिन, 31 दिन पहले अगर हमने ख़त पोस्ट कर दिया, अब उसे मिला नहीं मिला कंपनी की तरफ से लीगल सर्विंग याद रहेगा। जब भी हम ख़त बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो जितना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ख़त को पहुंचने में टाइम लगता है, उसको जहन में रखते हुए अगर हम ख़त भेजेंगे तो हमारी तरफ से उसकी लीगल सर्विंग हो जाएगी। तो इसमें ये सबसे टेक्निकल लाइन है। नोटिस समझ आया? पोस्ट ऑफिस की मिस्टेक से अगर 10% फर्क आ जाए तो जी, पोस्ट ऑफिस की मिस्टेक से अगर 10% तक ख़त नहीं पहुंचा, मीटिंग खुद ब खुद इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, खुद ब खुद नहीं होगी। वो लोग अदालत में चले जाते हैं और कहते हैं जी हमारा आना बड़ा ज़रूरी था। अगर अदालत को लगता है कि वाकई उनका आना बड़ा ज़रूरी था और उनकी राय भी बड़ी अहम थी, हो सकता है वो लोग कहें मीटिंग में नहीं पहुँचे और हमने वोटिंग करनी थी, और पता लगे वो वोट उसी चीज़ पे उसी फेवर में कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी अप्रूव हो गया हो, तो अदालत सिचुएशन को देख के अंदाज़ा लगाएगी कि क्या मीटिंग का एक आध एजेंडा कैंसिल करके दोबारा करवा लें, या इनकी बात सुने या ना सुने। तो पॉइंट ये है कि नोटिस ना मिलना मीटिंग खुद ब खुद ख़त्म नहीं कर देगा, लेकिन देयर इज़ अ राइट कि लोग मीटिंग को बाद में किसी और वजह से इनवैलिड कराना चाहें तो उनके पास राइट है। 10% 30 दिन अदालत। तो 12 में से भी हमारी 2 बातें हुई हैं। यहाँ तक बात समझ आई है? जब तक चाय नहीं आती तब तक तो आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्पेशल बिजनेस, ये बात हमने की थी कि कोई भी बिजनेस अदर देन ये 4 ऑर्डिनरी क्या कहलाएगा? स्पेशल। अब नई बात ये है कि अगर एक मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस है, भाई ऑर्डिनरी का तो सबको पता है, मैं कहूँगा अकाउंट्स अप्रूव होंगे, सबको पता है। मैं कहूँगा डिविडेंड अप्रूव करना है, सबको अंदाज़ा है। मैं कहूँगा बिल्डिंग खरीदनी है, तो ये स्पेशल बिजनेस हो गया। मीटिंग में आने से पहले उन्हें कैसे पता लगेगा कौन सी बिल्डिंग, किस तरह की बिल्डिंग? तो अगर आपके नोटिस में कोई स्पेशल बिजनेस का तस्करा है तो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। उसमें आप उस बिज़नेस की सारी डिटेल बताएंगे, कौन सी बिल्डिंग खरीदनी है, कौन से पैसों से खरीदनी है, कहाँ खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें नोटिस के साथ भेजें। तो रूल सिंपली ये है कि जब भी कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस होना है किसी मीटिंग में, तो नोटिस शैल इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट अबाउट दैट बिजनेस। इवन अगर आपने उन्हें कहना है कि हमने वो बिल्डिंग खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना है और वो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों से उस दिन अप्रूव करवाना है, तो मेंबर कहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दो। अब पूरे पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट को आप ये भी तो नहीं चाहते कि घर घर हर जगह पहुंचा हुआ हो, तो आप लिख देंगे कि भाई इफ़ एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर अप्रूवल टू एनी डॉक्यूमेंट बाय मेंबर्स, तो आप बता देंगे कौन से टाइम और कौन से प्लेस पे ये डॉक्यूमेंट किस जगह पड़ा होगा, तुम जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। क्या बात समझ आई? तो दिस इज़ अलाउड कि हम अगर कोई स्पेशल बिजनेस रखें तो हम एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी दें, और दिस इज़ ऑल्सो अलाउड कि अगर हम डॉक्यूमेंट साथ उन्हें ना भेजना चाहें तो हम बता दें कि वो डॉक्यूमेंट कब कहाँ किस तरह से अवेलेबल हो सकता है। क्लियर? चौथी चीज़, प्रिजाइडिंग द मीटिंग। मीटिंग को हेड करना। मीटिंग को कौन हेड करेगा? मीटिंग को हेड करेगा चेयरमैन। कौन सा चेयरमैन? जो डायरेक्टर्स का चेयरमैन है, नीचे लिखा देखा था, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग का चेयरमैन है वही मेंबर्स की मीटिंग का चेयरमैन है। लेकिन अगर ये भाई साहब किसी दिन नहीं आते, मीटिंग शुरू हुए 15 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है, ये भाई साहब नहीं पहुँचे, या पहुँचे हैं लेकिन गला ख़राब है या कुछ और है, वो मीटिंग को हेड नहीं करना चाह रहे, तो रूल ये है कि फिर बाकी डायरेक्टर्स आपस में से चूज़ कर लेंगे कि तुम चेयरमैन बन जाओ। अगर बाकी डायरेक्टर्स मौजूद नहीं हैं या मौजूद हैं और विलिंग नहीं है, तो फिर तीसरा लेवल आएगा, मेंबर्स आपस में से सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन चेयरमैन बने। देखते हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल प्रिसाइड एट चेयरमैन एट एवरी जनरल मीटिंग। हर जनरल मीटिंग को वही चेयरमैन करेगा जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड है। अगर किसी मीटिंग में अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं है 15 मिनट के अंदर, या अनविलिंग है एज चेयरमैन एक्ट करने के लिए, तो एनी वन ऑफ द डायरेक्टर बन जाएगा। और अगर कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट या विलिंग नहीं है, तो फिर मेंबर्स जो है वो आपस में से क्या करेंगे? अब आप ये नहीं कह सकते अगर मेंबर्स भी प्रेजेंट ना हो तो फिर तो मीटिंग हो ही नहीं रही। तो चेयरमैन समझ आया, ये भी छोटी सी बात थी। वोटिंग,
जब भी कंपनी में वोटिंग होती है तो वोटिंग किस तरह से होती है? वोटिंग के दो निज़ाम हैं। एक निज़ाम है जिसमें तादाद गिनी जाती है और एक निज़ाम है जिसमें वोटिंग पावर गिनी जाती है। फास्टेस्ट तरीका है शो ऑफ हैंड। फास्टेस्ट तरीका शो ऑफ हैंड। पहले हम ज़बानी बात करते हैं, फिर किताब में देख लेंगे जल्दी से। फास्टेस्ट तरीका है शो ऑफ हैंड। अगर एक चेयरमैन के सामने एक एजेंडा आया, हाँ जी आज के 13 एजेंडाज में से एजेंडा नंबर 11, उसने कहा हाँ भाई कितने लोग कहते हैं कि हम बिल्डिंग खरीदें। लोग सामने बैठे हुए थे, फ़र्ज़ करें 50 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, उसने हाथ गिने, पता लगा 27 हाथ खड़े हैं, तो उसने कहा 27 आउट ऑफ 50 ने हाथ खड़े कर दिए, इसका मतलब है ये रेजोल्यूशन 54% मेजॉरिटी से अप्रूव हो गया। ये शो ऑफ हैंड, 5 मिनट की बात, हाथ खड़े हुए, फ़ौरन से गिना, लेकिन उसको एक्सप्रेसली अनाउंस करना होगा। जैसे मैंने कहा ना, मैंने गलत किया कि मैंने गिना नहीं, चेयरमैन ऐसे नहीं करेगा। चेयरमैन एक्सप्रेसली अनाउंस करेगा कितने हाथ खड़े हैं, कितने हाथ नहीं खड़े, और ये कितने % बनता है, और ये डिसीजन यूनानिमसली अप्रूव हुआ है या इतने % मेजॉरिटी से अप्रूव हुआ है। यूनानिमस क्या होता है? 100%। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें हाथ काउंट हुए हैं, इंसान की तादाद काउंट हुई है, क्वालिटी काउंट नहीं हुई। एक बंदा जिसने हाथ नहीं खड़ा किया था, उसे बड़ा दुख हुआ, 35% शेयर्स उसके पास, और उसके साथ एक गरीब सा बंदा बैठा हुआ था जिसके पास सिर्फ 2 शेयर्स थे। उसने हाथ खड़ा किया और डिसीजन अप्रूव हो गया, और इसने हाथ बिठाए रखा, इसकी बात नहीं सुनी गई। तो वो कहेगा ये अजीब सा सिस्टम है, मैं 35% शेयर्स का मालिक हूँ, मेरे पास 35% वोटिंग पावर है, मुझे भी बराबर काउंट किया, इसको भी बराबर काउंट किया। तो हो सकता है वो रोला डाल दे कि ये मज़ा नहीं आया, मुझे पोलिंग करवानी है। पोलिंग क्या होता है? पोलिंग एक निज़ाम है जो कि शो ऑफ हैंड से अगर लोग मुतमईन ना हो तो हम पोलिंग की तरफ जाते हैं। अगर चेयरमैन को खुद लगे या मेंबर्स में से 10% लोग उठ के कह दें जी पोलिंग करवाओ, तो फिर पोलिंग करवानी पड़ेगी। पोलिंग में वोटिंग पावर काउंट होगी, तादाद काउंट नहीं होगी। तो अगर शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग कहें कि नहीं भाई मज़ा नहीं आया, इसको पोलिंग की तरफ लेके जाओ, तो फिर डिसीजन पोलिंग से होगा। पोलिंग में क्या होगा? चेयरमैन देखेगा टाइम कितना है, क्योंकि पोलिंग एक लंबी एक्टिविटी है। अगर टाइम कम रह गया तो हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद पोलिंग कर लेते हैं, और अगर अभी टाइम है तो वो कहेगा चलो अभी पोलिंग करते हैं। तमाम लोगों को एक एक कागज़ पकड़ाएगा, तमाम लोग कागज़ पे लिखेंगे मेरा ये मेंबरशिप नंबर है, मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मेरा ये वोट है। फिर जो प्रॉक्सीज़ होंगे वो भी बताएंगे कि भाई मैं फ़लाना बंदे का नुमाइंदा बन के आया हूँ, मैं ये वोट डाल रहा हूँ। ये बंद करेंगे अपने अपने वोट को और शीशे के एक डब्बे में डाल देंगे। फिर चेयरमैन और जिन्होंने पोल डिमांड किया था इकट्ठे बैठेंगे, सारों की गिनती करेंगे। सिर्फ गिनती नहीं करनी बल्कि रजिस्टर से कंफर्म भी करना है। जिसने कहा मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, चेक भी तो करेंगे। तो जिसने कहा मैं फ़लाना का प्रॉक्सी, तो चेक करेंगे फ़लाना का प्रॉक्सी है या नहीं है। तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे सारे प्रोसेस में, और एंड पे फिर चेयरमैन डिसीजन अनाउंस कर देगा। तो पोलिंग चूँकि एक लंबा प्रोसेस है, तो चेयरमैन को लॉ ने इजाज़त दे दी कि देखो तुम पोलिंग फ़ौरन कराना चाहो तो करा दो, नहीं तो तुम अगले 14 दिन में कहीं पे भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहो तो तुम कर सकते हो। लेकिन शो ऑफ हैंड अभी होगा। तो शो ऑफ हैंड प्रेफर्ड है। पहली कोशिश होती है शो ऑफ हैंड, अगर शो ऑफ हैंड से मैक्सिमम लोगों को मज़ा आ गया तो फिर पोलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर चेयरमैन ने खुद पोल डिमांड कर दिया या 10% लोगों ने पोल डिमांड कर दिया तो हम पोल की तरफ जाएंगे। फौरी भी हो सकता है और अगले 14 दिन में भी हो सकता है। 2 ऐसे काम हैं जिसमें अगले 14 दिन का इंतज़ार नहीं करना, फौरी करना होगा पोल। नंबर 1, अगर चेयरमैन के सिलेक्शन पे झगड़ा है, मीटिंग शुरू हुई, चेयरमैन मौजूद नहीं है, मेंबर्स ने सेलेक्ट करना है, पोल डिमांड हो गया, तो ये वाला फैसला अभी होगा। इसी तरह से मीटिंग एंड के करीब, और कुछ लोग कहते हैं मीटिंग एडजर्न कर दो, कुछ कहते हैं कि नहीं अभी ख़त्म कर दो सारे मामलात, पोल डिमांड हो गया। तो कितना अजीब सा लगेगा कि चेयरमैन का एक काम करते हैं, 1 हफ्ते बाद इकट्ठे होते हैं और उस दिन ये डिसीजन लेते हैं कि हमें आज से 1 हफ्ते बाद इकट्ठे होने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये भी एडजर्न नहीं हो सकता। तो मीटिंग एडजर्न करने का फ़ैसला या चेयरमैन की इलेक्शन, ये 2 एडजर्न नहीं हो सकते। बाकी केसेस में चेयरमैन के पास ऑप्शन है कि वो पोल को अगले दिनों पे शिफ्ट कर सकता है। बात समझ आई? किताब सब इंग्लिश देखते हैं। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में हर मेंबर बराबर वोट रखता है, लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर की अगर वोटिंग पावर काउंट होगी तो वो प्रोपोर्शनेट होगी पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। जितना वैल्यू होगी, जिसके पास 10,000 रुपये के शेयर हैं उसके पास 10,000 की वोटिंग पावर है, जिसके पास 5 रुपये के शेयर्स हैं 5 रुपये की वोटिंग पावर। वोटिंग की 2 केस में, शो ऑफ हैंड में वोटिंग पावर फारिग हो जाएगी, हर इंसान बराबर हो जाएगा। नॉर्मली डन बाय शो ऑफ हैंड अनलेस पोल इज डिमांडेड। हर मेंबर एक वोट एक्सरसाइज करेगा, चेयरमैन डिक्लेयर करेगा रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड, वेदर रेजोल्यूशन कैरियर्ड हुई है या नहीं हुई, यूनानिमस हुई है या किसी खास मेजॉरिटी से हुई है। चेयरमैन की डिक्लेरेशन वैलिड मानी जाएगी अनलेस के लोग रोला डाल दें कि क्या बात कर रहे हो, इतने लोग तो नहीं हैं।
डिसीजन बुक्स में एंटर कर दिया जाएगा, मिनट्स रिकॉर्ड्स में एंटर कर लिया जाएगा। ये शो ऑफ हैंड है। बिफोर और ऑन डिक्लेयरिंग रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, पोल में बी टेकन। रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने पे पोल लिया जा सकता है, चेयरमैन भी कर सकता है, या ये 10% वोटिंग पावर रखने वाले भी पोल डिमांड कर सकते हैं। पोल में वोटिंग पावर काउंट होगी और पोल में वोट पर्सनली भी दे सकते हैं और प्रॉक्सी। पोल लेने वाला पोल की डिमांड जो है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। जिसने कहा था ना पोल करवाएं, अगर उसे लगे कि नहीं ये तो इससे ज़रा ज़्यादा मसला हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वो कहे जी मैं पोल साइड पे करता हूँ, शो ऑफ हैंड के फैसले को ही मान लेते हैं, तो वो कभी भी पोल होने से पहले पहले अपनी डिमांड को विड्रॉ कर सकता है। पोल किस वक्त होगा? इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग में इमीडिएटली होगा, और बाकी केसेस में एज सच टाइम एज चेयरमैन में डायरेक्ट 14 दिन से आगे नहीं जाएंगे। आफ्टर पोलिंग चेयरमैन और उसका नॉमिनी और एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स का जिन्होंने पोल डिमांड की है वो वोट को स्क्रूटनाइज करेंगे, काउंट करेंगे, चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। चेयरमैन के पास पावर है कि वो किसी भी तरीके से रेगुलेट करेंगे, पोल ऐसे होगा, पहले आप वोट डालेंगे फिर आप वोट डालेंगे, तो ये सारा प्रोसेस चेयरमैन रेगुलेट करेगा। वोटिंग से रिलेटेड क्या हमें बात समझ आ रही है? एक भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं, 3 ऑन कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। क्या प्रॉक्सी वोटिंग कर सकता है शो ऑफ हैंड में? अभी तक तो मैंने प्रॉक्सी पढ़ाया ही नहीं। और कोई सवाल? प्रॉक्सी पढ़ेंगे आपने, उस वक्त मुझे याद कराना है तो मैं प्रॉक्सी के साथ इसको रिलेट करूँगा। शो ऑफ हैंड में शेयर कैपिटल काउंट नहीं हो रहा, बंदे काउंट हो रहे हैं। तो नॉट हैविंग में तो एक ही तरीका है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में शो ऑफ हैंड, और हैविंग शेयर कैपिटल में पहला तरीका शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर कुछ ने पोल डिमांड कर दिया तो फिर वोटिंग पावर। जी क्लियर? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सी की, ताकि भाई का सवाल फिर फ़ौरन उसके साथ एड्रेस हो जाए। प्रॉक्सी कैसे कहते हैं? एक मेंबर मीटिंग में नहीं जा पा रहा और वो चाहता है मेरे वोट पहुंच जाए मीटिंग में, मेरी वोटिंग पावर पहुंच जाए मीटिंग में, तो वो क्या करेगा? अपनी जगह किसी को नॉमिनेट कर देगा। प्रॉक्सी का वर्ड इस्तेमाल होता है जब आप एफएससी वगैरह में किसी दिन कॉलेज नहीं जाते तो आपकी अटेंडेंस जब कोई दूसरा लगवा देता है, वो प्रॉक्सी कहलाता है। तो यहाँ आप खुद नहीं आ पा रहे, आपकी जगह आपकी वोटिंग पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है? प्रॉक्सी। इसका मतलब है जो बंदा मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता वो अपनी वोटिंग पावर फॉरवर्ड कर सकता है प्रॉक्सी को। आप सुन रहे हैं मेरे जुमले? ठीक है भाई, चाय की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे तो मैंने कहा पता नहीं मुझे देख पा रहे हैं या नहीं। वो क्या करेंगे? अपनी वोटिंग पावर प्रॉक्सी को दे देंगे। अब कंपनी को कैसे पता कि बंदा खुद नहीं आ रहा, वो अपनी जगह प्रॉक्सी भेज रहा है? आप कंपनी को एक फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी भेजेंगे। टेबल ए ना, इसने एक फॉर्मेट बताया हुआ है, आप उस फॉर्मेट में कंपनी को इंग्लिश उर्दू में कुछ भी लिख के भेज दें, वो फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी बन जाएगा। नहीं तो एक आसान तरीका, कंपनी नोटिस के एंड पे प्रॉक्सी फॉर्म लगा के भेजती है, आप उसको टियर करें, वहाँ से लिखें और कंपनी को भेज दें। कंपनी को ये जो आप नोटिस भेजेंगे ये मीटिंग से कम से कम 48 घंटे पहले भेजेंगे। हम हमेशा दिन काउंट करते हैं, इधर घंटों की बात हो रही है। मीटिंग का जो टाइम है, मीटिंग बुध को दोपहर 3 बजे हो रही है, तो पीर को दोपहर 3 बजे से पहले पहले कंपनी तक क्या पहुंच जाने चाहिए? प्रॉक्सी फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद कंपनी के पास 2 वर्किंग डेज होने चाहिए उसकी प्रोसेसिंग के लिए। अगर उन 2 दिनों में छुट्टी आ गई तो 48 नहीं 72 घंटे पहले भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपने कंपनी को टेक्निकली 2 वर्किंग डेज देने हैं ताकि वो प्रोसेस कर सके कि कौन कौन प्रॉक्सी और उनका हिसाब किताब लगा सके। क्या बात समझ आ रही है? तो अगर आपने प्रॉक्सी फॉर्म भेजा है और वो अभी इनवैलिड नहीं है तो आपके बिहाफ पे वो बंदा जाके पोल डिमांड कर सकता है, पोल में वोटिंग कर सकता है, बातचीत कर सकता है, और जहां पोल डिमांड हुआ है वहां वो वोट ना देना चाहे तो वोट देने से बाज भी रह सकता है। सवाल ये कि क्या ये प्रॉक्सी कोई मेंबर है या नॉन मेंबर भी हो सकता है? कंपनी लॉ का बाय डिफ़ॉल्ट रूल है कि मेंबर प्रॉक्सी मेंबर ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप अपने आर्टिकल्स में नॉन मेंबर को अगर डिफाइन कर दोगे तो वो भी प्रॉक्सी बन सकता है। क्या बात समझ आई? अगर एक बंदे ने एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर दी है तो सारे के सारे प्रॉक्सी इनवैलिड हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। जल्दी से किताब में देखते हैं, 3 ऑफ कर दीजिएगा ज़रा। अ पर्सन अपॉइंटेड टू वोट एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर, प्रॉक्सी मेंबर होना चाहिए अनलेस आर्टिकल्स इजाज़त दें। प्रॉक्सी तमाम वो काम कर सकता है जो ओरिजिनल शेयर होल्डर कर सकता है, इंक्लूडिंग वो स्पीक कर सकता है और वोट कर सकता है, वो पोल डिमांड कर सकता है, और अगर पोल डिमांड हुआ है तो वोट करने से
बाज रह सकता है। नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, और एक ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म भी नोटिस के साथ अटैच होना चाहिए। रिटन प्रॉक्सी फॉर्म या इंस्ट्रूमेंट अगर आपने खुद से भेजा, अपॉइंटर या उसका एजेंट साइन कर दे और मीटिंग से कम 48 घंटे पहले कंपनी को पहुंचा दे। नॉन वर्किंग डेज इन 48 घंटे में काउंट नहीं होंगे। अगर एक वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म आपने दिया एज पर टेबल ए, तो फिर कंपनी उसको इनकार नहीं करेगी। एक मेंबर एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो सारे इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी एंटाइटल मेंबर जो मीटिंग अटेंड करने का हक रखता है, वो बिजनेस आज में देख सकता है कि कौन कौन से प्रॉक्सीज हैं जो आ रहे हैं। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हर बंदे का बराबर वोट है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिबेट कि शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी काउंट होगा या नहीं होगा। शो ऑफ हैंड में हम मेंबर्स को काउंट करते हैं। प्रॉक्सी दो तरह के लोग हो सकते हैं, या मेंबर या नॉन मेंबर। अगर एक मेंबर ने किसी और मेंबर को अपना प्रॉक्सी बनाया है, तो जब मीटिंग में वो मेंबर हाथ खड़ा करेगा तो वो तो उसका हाथ है। वो जब हाथ खड़ा करेगा तो हाथ दो दफ़ा तो नहीं काउंट होगा, एक दफ़ा काउंट होगा। तो अगर आपने अपनी जगह किसी मेंबर को भेजा तो मेंबर ने अपना हाथ खड़ा करके अपने आप को काउंट करवाया, और आपने अगर अपनी जगह किसी नॉन मेंबर को भेजा तो नॉन मेंबर तो शो ऑफ हैंड में काउंट ही नहीं हो रहा। तो इंतहाई आसान सा टोटका, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में नहीं काउंट होता, लेकिन वोटिंग पावर में काउंट होता है। जब पोल का जिक्र आया तो किताब बड़े फ़ख्र से लिखना शुरू हो गई, अरे पोल है, इसमें तो आप पर्सनली भी दे सकते हैं और प्रॉक्सी के थ्रू भी दे सकते हैं। तो शो ऑफ हैंड प्रॉक्सी नहीं काउंट हो सकता। ये बात टेबल ए ने एक्सप्रेसली लिखी है, हमारी किताब ने नहीं बताई, क्योंकि टेबल ए की डिटेल कंटेंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन टेबल ए में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि खबरदार शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी वोट नहीं काउंट करेगा। इसीलिए हमने ये कह दिया कि वो कंपनियां जिनमें शेयर कैपिटल है ही नहीं, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रॉक्सी आपकी वोटिंग पावर का नुमाइंदा है। वो आपकी वोटिंग पावर लेके जा रहा है, आपकी शख्सियत को नहीं लेके जा रहा, आपकी वोटिंग पावर लेके मीटिंग में पहुंचा है। तो जहां वोटिंग पावर इस्तेमाल होगी वहां आएगा, जहां नहीं होगी वहां नहीं आएगा। जी, वीडियो लिंक के जरिए तो मेंबर ने खुद वोट डाल दिया ना, तो वीडियो लिंक प्रॉक्सी नहीं है। वीडियो लिंक तो उसी बंदे की अपनी शक्ल है जो दूर बैठ के वो बात कर रहा है। तो वीडियो लिंक वाले लोग फिजिकली भी काउंट होते हैं, शो ऑफ हैंड में भी काउंट होते हैं, लेकिन जो प्रॉक्सी है वो शो ऑफ हैंड में काउंट नहीं होता। डन जी। अगर मेंबर है तो वो मतलब एक अपना वोट भी डालेगा, और इसको पोल में अगर मेंबर है तो एक कागज़ पे अपने वोट और एक कागज़ पे जो प्रॉक्सी जिसका बन के आ रहा है उसके वोट दोनों इकट्ठे कास्ट करेगा, और हो सकता है एक में यस लिखा हो और एक में नो लिखा हो। लेकिन अगर आपने किसी को प्रॉक्सी बना के भेजा और उसने जाके आपका वोट भी अपनी पसंद से डाल दिया, तो आपने गलत बंदा चूज़ किया, कंपनी को जिम्मेदारी नहीं लेगी। प्रॉक्सी समझ आया? वीडियो लिंक के थ्रू करें? अब नहीं, प्रॉक्सी वीडियो लिंक का मकसद ही है कि ओरिजिनल मेंबर खुद चाह रहा है। तो प्रॉक्सी तो ये ऑप्शन थी कि आप खुद नहीं आ पा रहे और वीडियो लिंक की फैसिलिटी भी अवेल नहीं कर पा रहे, आपका उतनी पावर नहीं है, तो किसी को अपने वोटिंग पावर दे के भेज दो, जब जब पोल डिमांड होगा वो वोटिंग में इस्तेमाल हो जाएगा। डन। जब प्रॉक्सी हमें समझ आता है तो उसके साथ कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन का। प्रॉक्सी से रिप्रेजेंटेटिव समझना भी आसान है। इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी है, इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब आप एक इंसान मेंबर को बुलाते हो और वो अपनी जगह किसी को भेज देता है तो वो प्रॉक्सी है। और जब आप एक मेंबर कंपनी को बुलाते हैं, एक कंपनी हमारी मेंबर है, हमने उसको बुलाया, वो जिस इंसान को भेजेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव है। हमने क्रेडिटर्स को बुलाओ हमारी मीटिंग में आओ, उन्होंने जिसको भेजा वो रिप्रेजेंटेटिव है। फेडरल गवर्नमेंट हमारी मेंबर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी मेंबर है, उनको हमने कहा आओ जी आप हमारी मीटिंग में, उन्होंने जिस इंसान को भेजा तो रिप्रेजेंटेशन। अगर एक कंपनी मेंबर है किसी और कंपनी की तो वो किसी भी ऑफिशियल को या किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकें तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। उस रिप्रेजेंटेटिव के पास सेम पावर्स हैं जो एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास हैं उस कंपनी के अंदर। यानी अब वो बंदा जो आया है वो एक मेंबर बन के आएगा। एक कंपनी के पास 30% हमारे शेयर्स हैं, वो उसको हमने कहा आओ, उसने अपने एक डायरेक्टर को भेज दिया। वो डायरेक्टर 1% फिजिकली काउंट हो रहा है और 30% वोटिंग पावर काउंट हो रही है, यानी कि वो फुल फ्लेज मेंबर काउंट हो रहा है। प्रॉक्सी वाला मसला नहीं कि आधी जगह काउंट हो रहा है और आधी जगह नहीं हो रहा। अगर हमने क्रेडिटर्स को कहा, क्रेडिटर भी किसी भी ऑफिसर को भेज सकते हैं कि तुम जाओ और मीटिंग में अटेंड कर लो, उसके पास सारी वो पावर होंगी क्रेडिटर की। इसी तरह से फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एक कंपनी के मेंबर के तौर पे अगर हम उन्हें बुलाएं तो वो अपने नुमाइंदे को भेज सकते हैं, उनका नुमाइंदा एक मेंबर काउंट होगा। और लॉ ने यहाँ तक लिख दिया कि वो ऐसा मेंबर है कि वो भी आगे से प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसका मतलब है कि एक इदारे को एक इंसान नुमाइंदा आके उसकी नुमाइंदगी कर रहा है और वो उस इदारे जैसा एक इंसान काउंट हो रहा है और उसके पास सारी वो पावर्स हैं जो उस इदारे वाली पावर्स थी।
रिप्रेजेंटेटिव समझ आया? यस सर। जैसे एक सेम पर्सन अगर प्रॉक्सी और वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है? जी, अगर एक बंदा प्रॉक्सी है तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? क्यों उसे कोई बनाएगा रिप्रेजेंटेटिव? उनके पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है, हम क्यों अपने आप को पेचीदा मुश्किल में डालें? बात ये है कि एक कंपनी है, वो हमारी मेंबर है, वो नहीं आ पा रही, वो क्यों ढूंढेगी कि कोई और मेंबर ने किसी और बंदे को अगर प्रॉक्सी बना के भेजा है तो मैं ढूंढूं एन उस बंदे को और उसको आके कहूं कि चूंकि कंपनी लॉ को मैंने खुद से पेचीदा बनाना है तो तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ और तुम चले जाओ। क्यों? वो तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, तो हम क्यों दोनों को आपस में मिक्स करें? वो डिफरेंट मेंबर के पास नोटिस कराया जाता है, तो नोटिस में जब लिखता है कि मैं जो ना प्रॉक्सी बना रहा हूँ, प्रॉक्सी सकते हैं उनके डिफरेंस को सोच चुकी है, एक ने प्रॉक्सी बना दिया और दूसरे ने रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही है भाई, जो कंपनी का इख्तियार है वो क्या भेजेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। इंसान को क्या इख्तियार है? वो क्या भेजेंगे? प्रॉक्सी। तो इंसान प्रॉक्सी भेज देंगे और ये जिसने रिप्रेजेंटेटिव भेजना अगर वो सोचेगा मैं प्रॉक्सी भेजूँ तो वो गलत कर रहा है, और जिसने प्रॉक्सी भेजना अगर वो सोचेगा मैं रिप्रेजेंटेटिव भेजूँ। इंसान को प्रॉक्सी बनाने का इख्तियार है, कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, कंपनी अगर किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाए और वो बंदा बैठ के सोचे कि मैं किसी को प्रॉक्सी बनाऊं तो भी वो अपने किसी यार दोस्त को ढूंढ लेगा। वो भी उस प्रॉक्सी को क्यों ढूंढेगा जो किसी और मेंबर ने भेजा है? जरूरी होता है मेंबर। जी, मेंबर होना तो जरूरी होता है। प्रॉक्सी के लिए मेंबर होना ज़रूरी तब होता है जब आर्टिकल्स ने मना ना किया हो। अगर आर्टिकल्स में आप कह दें तो नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी हो सकता है। तो अगर आर्टिकल्स में इजाज़त है तो कोई भी आपका प्रॉक्सी बन के आ सकता है। तो इसलिए ना वो चीज़ों को खुद ही अपने लिए ज़्यादा बिला वजह परेशान ना किया करें, मतलब बिला वजह पेचीदा करते हैं। सामने वाली चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर कट होती है। सीलों में वो सामने से आके सवाल पूछता है, वो ज़बरदस्ती इन कानून के अंदर की छुपे हुए मतलब से नहीं खेलता, वो सामने की बात करता है। लेकिन ये हम हैं जो अपने आप को परेशान रखना चाहते हैं कि हमने एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव, एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रॉक्सी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा ये वाला प्रॉक्सी वो वाले लोग अचानक से इसी को अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दें तो अब क्या होगा? फ़र्ज़ करें भेज दें, जिसने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है उसके वोट वो अलग कास्ट करेगा, जिसने अपना प्रॉक्सी बना के भेजा है उसके वोट अलग कास्ट करेगा। जब शो ऑफ हैंड होगा वो हाथ खड़ा करेगा, वो हाथ रिप्रेजेंटेटिव वाला काउंट होगा लेकिन प्रॉक्सी वाला काउंट नहीं होगा। लेकिन जब पोल होगा तो वो उस रिप्रेजेंटेटिव वाला भी काउंट होगा और उसका भी काउंट होगा। तो धक्के से तो जवाब बन सकता है, लेकिन क्यों परेशान करना अपने आप को? अगर क्रैश कोर्स के थर्ड लास्ट डे तक भी आदत नहीं गई तो फिर कब जाएगी ये आदत? दोस्तों अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए, छोड़ दें, इतना दूर मत घूमें। सामने से ही वो फेल कर देता है, उसे ज़रूरत ही नहीं जहर देने की, वो गुड़ से मार रहा है। तो इतना अपने आप को खुद ही से मत उलझाएं। इस तरह के सवाल आप बीलों में करते होते थे, बीलों में समझ आता है। अगर वो बंदा यूं करके झूठ बोल रहा हो लेकिन वो मिसरिप्रेजेंटेशन करते मिस्टेक कर दे, लेकिन सामने वाला बंदा माइनर हो और जिसने केस सुना वो अनसाउंड हो, तो बताएं इस बंदे की उम्र कितनी है? मतलब इस तरह के पेचीदा चीज़ें वहाँ करते थे। यहाँ मामला बड़ा सीधा है, ये सीधा लॉ है। जो बता दिया ठीक है, जो नहीं बताया फारिग। कोरम किसे कहते हैं? कम से कम इतने बंदे होंगे तो मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। कितनी है तादाद? लिस्टेड कंपनी के अंदर 10 मेंबर्स, ध्यान से पढ़ना है, 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, हैविंग एटलीस्ट 25% पावर, वोटिंग पावर प्रेजेंट इन पर्सन स्लैश। तो कोरम 10 इंसान सामने मेंबर्स नजर आने चाहिए जिनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर हो, भले खुद की हो भले पॉक्सियों की मिला जुला के हो। तो अगर एक मीटिंग में 8 लोग आए हुए हैं लिस्टेड कंपनी में और उनके पास 90% वोटिंग पावर है, कोरम पूरा नहीं हुआ। एक मीटिंग में 400 लोग आ गए और उनके पास 11% वोटिंग पावर है, कोरम पूरा नहीं हुआ। तादाद में कम से कम। अब आप फिर देखें, जब तादाद का जिक्र आया तो पर्सनल और वीडियो लिंक का जिक्र किया, प्रॉक्सी नहीं बोला। और जब वोटिंग पावर का जिक्र आया तो क्या कह दिया? तो ये जहन में रखना है, प्रॉक्सी वोटिंग पावर में काउंट होगा, फिजिकल तादाद में नहीं काउंट होगा। तो लिस्टेड कंपनी में 10 बंदे कम से कम तादाद में, एंड उनके पास वोटिंग पावर कितनी? कम से कम 25%। बाकी कंपनियों में ये तादाद है 2 बंदे और कम से कम 25%, बाकी सारा कुछ वैसे ही। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनियों में जो वो अपने आर्टिकल्स में लिख लेंगे वो बन जाएगी कोरम की तादाद। तो कम से कम इतने लोग होंगे तो मीटिंग होगी, वरना नहीं होगी। अब सवाल ये है कि अगर इतने लोग नहीं हुए तो क्या होगा?
अगर तो मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई है तो उन्हें चपेड़े करा के निकाल देंगे। भाई रिक्विजिशनिस्ट ने कहा बड़ी ज़रूरी मीटिंग है और मीटिंग में उतने लोग भी नहीं आए जितने से मीटिंग होनी चाहिए, तो इसका मतलब है फजूल कॉल थी इनकी तरफ से, फारिग हो जाएगा, मीटिंग उसी दिन फौत हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई हुई थी तो थोड़ा सा ख्याल करेंगे, हम उस मीटिंग को एक दफ़ा एडजर्न कर देंगे, एक हफ्ते बाद सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस के ऊपर वो दोबारा से मीटिंग होगी। लास्ट टाइम बुध को शाम 4 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे मीटिंग हुई थी, तो अगले बुध को शाम 4 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे दोबारा से मीटिंग होगी। अब आप जाहिर है आप लोगों के इफ़ तो नहीं ख़त्म होने, सर अगर उस वक्त फिर कोरम पूरा ना हो तो अगर कोई से 2 इंसान आ गए, किसी भी कंपनी में लिस्टेड हो या अदर देन लिस्टेड हो, वोटिंग पावर जितनी मर्जी हो, 2 इंसान आ गए, मुलाकात के लिए 2 इंसान चाहिए, मीटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर तो अभी भी है सर अगर 2 भी ना आए तो जो मीटिंग नहीं हो पाती वो कौन कराता है? उधर कितना बंदा कोरम होता है? 1। अब कहें सर अगर 1 बंदा भी ना आ रहा हो तो जो कंपनियां अपने बिजनेस अफेयर सही नहीं चला रही होती उनके साथ क्या होता है? तो सोचते चले जाएं सोल्यूशन तो निकलेगा, लेकिन क्यों बिला वजह अपने आप को फंसाएं? क्या एक कोरम वाली बात समझ आई? हमें कोरम का आधे घंटे इंतज़ार करना होता है। मीटिंग स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान है, सारे लोग टाइम पे नहीं आएंगे, आधे घंटे तक वेट करेंगे। अगर आधे घंटे के बाद भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर मीटिंग एडजर्न होगी। अब एडजर्न मीटिंग में फिर से कितना वेट करेंगे? आधा घंटा। अब अगर कोई से 2 बंदे आ गए जितनी मर्जी वोटिंग पावर के साथ, जो मर्जी कंपनी हो, लिस्टेड हो या अदर देन लिस्टेड, हमारा कोरम पूरा हो गया, हम मीटिंग करा देंगे। कोरम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? सर चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि मिनिमम नंबर जो है ना मेंबर 7 होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 3 होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, हमने ऐसा पढ़ा था। हमने 7 फॉर लिस्टेड कंपनी कभी नहीं पढ़ा। हमने लिस्टेड के लिए कभी 7 नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। आई रिपीट, कभी नहीं पढ़ा। अगर 3 होगी तो फिर भी कोरम जो है ना मेंबर 10 होने चाहिए तो जी, अगर 3 होंगे तो क्या कोरम फिर भी इतना ही होना चाहिए? क्या इसी तरह से होगा? अब अगेन हमने यहाँ कभी भी नहीं पढ़ा, बट प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक है, वो ये कहती है कि लिस्टेड कंपनी तब लिस्ट होगी, किसी भी कंपनी को लिस्ट करने की तब इजाज़त देंगे जब उसके 500 मेंबर्स होंगे। तो कंपनीज़ एक्ट ने जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताए हैं लिस्टेड कंपनी के भी, वो उतने ही हैं जितने अनलिस्टेड के हैं, विच इज़ 3। डायरेक्टर्स मिनिमम 7 बताए हुए हैं सेक्शन 154 ने, लेकिन मेंबर्स 3 बताए हुए हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, चूंकि लिस्टेड कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भी फॉलो करना होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने ये पाबंदी लगाई हुई है कि लिस्टेड कंपनी हम उसको बनाएंगे जिसके कम से कम 500 मेंबर्स होंगे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 10 बंदे हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो 500 मेंबर्स होते हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमारे सिलेबस के अंदर कम से कम 3 मेंबर्स से आप लिस्टेड कंपनी बना सकते हैं। तो अगर एक कंपनी में मेंबर ही 5 हैं तो फिर क्या होगा? वो SCCP को बताएंगे कि हमें ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। जब भी ये कंपनी एक लॉ को फॉलो नहीं कर पाती कुछ और लिमिटेशन की वजह से, तो वो SCCP को ख़त लिखते हैं। SCCP फिर उनको एग्जम्पशन दे देता है कि अब आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। डन। कोरम से आगे चलते हैं, वक्त कम है, मुकाबला सकता है। रेजोल्यूशन, नोटिस, ज़रा जल्दी से एक छोटे से सेक्शन को करते हैं। बस मैं एक सेक्शन को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, इसको देखिए और हम मिनट्स को देख लें। 2 सेक्शन स्किप होंगे, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन और फिर आगे एक और। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, छोटी कंपनियों में लॉ ने ये इजाज़त दे दी है। छोटी कंपनियों से मुराद है 50 से कम। आपको याद है प्राइवेट कितनी होती थी? 50 से कम होती थी, 50 के अंदर। और अगर पब्लिक कंपनी हो अनलिस्टेड और वो भी 50 के अंडर हो, तो इन दोनों कंपनियों को ये इजाज़त है। क्या इजाज़त है? अगर इनको एक अहम मीटिंग करनी है और एक अहम इशू डिस्कस करना है तो बग़ैर मीटिंग किए ख़तों पे भी बात हो सकती है। कंपनी सेक्रेटरी और चेयरमैन ने ख़त लिखे, कंपनी के मेंबर हैं 7, उन 7 को ख़त लिखा कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये बिल्डिंग ख़रीदें, ये कवायद दिए हुए हैं, हाँ या ना में अपने वोट भेज दो। 7 बंदों को ख़त भेजे, 7 में से 5 ने येस में वोट दिया और 2 ने नो में वोट दिया। जब सारे वोट इकट्ठे आ गए तो उन्होंने लिख लिया बस ये रेजोल्यूशन 5/7 मेजॉरिटी से अप्रूव हो गई। तो दिस इज़ अलाउड, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के किसी भी प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर 50 के अंदर हो, कोई भी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी या स्पेशल पास कर सकते हैं अगर तमाम मेंबर्स को नोटिस सर्कुलेट हो और ये ऐसे ही वैलिड और इफेक्टिव होगा जैसे कि
जनरल मीटिंग में पास हुआ। ये रेजोल्यूशन तमाम मेंबर्स को भेजी जाएगी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जब मेंबर ने एक दफ़ा अपने वोट दे दिए तो वो उसको रिवोक नहीं कर सकता। इस रेजोल्यूशन को आने वाली मीटिंग में नोट कर लिया जाएगा कि हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास किया है। डन। तो इसको कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, जिसमें आप मीटिंग कराए बगैर आप चीज़ों को डिस्कस करके और उसके मुताबिक अप्रूव कर सकते हैं। सर ऑर्डिनरी बिजनेस भी पास हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा एक्सेप्ट फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस जो 4 स्पेशल एरियाज़ हैं उसमें ये हरकत नहीं होगी। 2 एक्सेप्शन है, लिस्टेड कंपनी में ऐसा नहीं होगा और ऑर्डिनरी बिजनेसेस के लिए ऐसा नहीं होगा। अदर देन लिस्टेड 50 से कम मेंबर्स वाली कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो होती ही 50 के अंदर वाली है, वो लोग ये काम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास हो सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो सकती है, लेकिन वो जो 4 ऑर्डिनरी एजीएम वाले बिजनेस थे वो इस मजाक से नहीं हो सकते, उसके लिए प्रॉपर मीटिंग करानी पड़ेगी। तो लॉ ने एक आपको रास्ता दे दिया कि अगर आप कभी भी मीटिंग ना कराना चाहें तो आप एक बाईपास तरीके से रेजोल्यूशन, तो आज के दौर में बहुत आसान है। व्हाट्सएप एक इवेंट क्रिएट किया, एक पोल क्रिएट किया, सबसे कहा इस पे वोट डाल दो, लोगों ने वोट डाल दिए, तो उसने कह दिया लो जी 5 बंदों ने आउट ऑफ 7 इसमें यस में वोट कर दिए हैं, 2 ने नो में वोट कर दिए हैं, रेजोल्यूशन पास हो गई। अब पास हो गई, जैसे ही अगली मीटिंग हो, उस मीटिंग के जब मिनट्स बने तो उस मीटिंग के मिनट्स में ये पिछली मीटिंग जो नहीं हुई ये रेजोल्यूशन भी आप ऐड कर दें। डन। देन एक छोटा सा सेक्शन आता है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। कंपनी की जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन आपने रजिस्ट्रार को 15 दिन में जमा करा देनी है और डायरेक्टर वगैरह की तरफ से ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, और अगर कोई भी मेंबर पैसे दे के आपसे मांगना चाहे तो आप उसको स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी दे देंगे। ये स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आपके उसके बाद जो आर्टिकल्स वगैरह इशू हो उसके अंदर अपडेटेड होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बच्चों वाला सेक्शन था। आखिरी सेक्शन मिनट्स। मिनट्स कैसे कहते हैं? मीटिंग की कार्रवाई का रिटर्न एविडेंस। जब भी एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ है आप उसको राइटिंग में जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिनट्स। तो मिनट्स 2 चीज़ों के होते हैं। हर कंपनी वो जो रेजोल्यूशन अदर देन जनरल मीटिंग हुई है उसको, और जो भी समरी ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स है उसको मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। मिनट्स एक रजिस्टर है, एक रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड में 2 चीज़ें होंगी, जो मीटिंग हुई हैं उनके रिकॉर्ड्स और जो नहीं हुई अदर देन मीटिंग रेजोल्यूशन पास हो गई, याद है जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, इन दोनों के रिकॉर्ड रखेंगे। मिनट्स में अटेंडीज़ के नाम होंगे। जो बुक्स ऑफ मिनट्स हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाएंगी और चेयरमैन उस मीटिंग का या आने वाली मीटिंग का उसको पढ़ के उसको साइन करेगा तो वो ऑथेंटिकेट माना जाएगा। कोई मेंबर अगर इसे देखना चाहता है तो वही रूल, इन्वेस्टमेंट जो किसी और के नाम पे होती है ना उसका, याद है रूल, 2 घंटे तक अवेलेबल होगा, देखना फ्री है, अगर उसकी कॉपी चाहिए तो अप्लाई करो, अप्लाई करने के 7 दिन में मिलेगा, एप्लीकेशन के पैसे देने पड़ेंगे, आगे वही सारे रूल्स इसके ऊपर भी है। ये रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप डेट ऑफ रेजोल्यूशन से रख रहे होंगे और फिजिकल फॉर्म में भी रख रहे होंगे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में आप 20 साल संभाल के रखेंगे, एक्सेप्शन है, हमेशा 10 साल होता है, यहाँ 20 साल तक संभाल के रखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक परमानेंटली जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक आपने सॉफ्ट कॉपी में अपने मिनट संभाल के रखने हैं। डन। तो दैट वाज ऑल अबाउट मीटिंग का चैप्टर। एक छोटा सा बीच में सेक्शन मिस हुआ है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के, वो नोटिस के अंदर जो है रेजोल्यूशन कौन ऐड करता है, या तो डायरेक्टर्स करते हैं या रिक्विजिशनर्स ऐड करते हैं। लेकिन अगर एक बंदे के पास 5% शेयर्स हैं तो वो भी अपनी पसंद की रेजोल्यूशन मीटिंग के नोटिस में ऐड करवा सकता है। बस ये एक छोटी सी बात हमारी मिस हुई थी। तो हम लोगों ने आज जो है ना, ये चाय आज काम कर गई। इस चाय की वजह से मैं आपको एक्सटेंडेड टाइम तक रोक सका, अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि ये चैप्टर दरमियान में कहीं रुकेगा और अगले दिन के ऊपर शिफ्ट हो रहा होगा। लेकिन अच्छा हो गया, अब हमारे अगले 2 दिन का टारगेट ईजी हो गया। चैप्टर 3 से तसल्ली से खेलते रहेंगे, अगले 2 दिन में जैसे ही ख़त्म होगा बेचारा 4 छोटा सा है वो फ़ौरन से फड़का देंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। कल बड़ा अहम दिन है, चैप्टर 3 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारी डिस्कशन होनी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।